हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि यार काफ़ी दिन लग गया मुझे इस बार पीटी को लाने में। यार उसका कारण ये था कि जो मेरा कैमरा था यार उसके अंदर ना वीडियो रिकॉर्ड हो रही थी, लेकिन 1 मिनट के पहले ही वीडियो रिकॉर्डिंग ना वो बंद हो जा रही थी अपने आप। तो यार काफ़ी टाइम लगा दिया सर्विस सेंटर वालों ने। तो बहुत दिन के बाद मैं यहाँ पर आपके लिए वीडियो बना पाया हूँ, क्योंकि आज दोपहर को ही मैं लेके आया हूँ फ़ोन अपना सर्विस सेंटर से, जो कि ये ठीक हो चुका है अब। तो यार आज थोड़ा आप न्यू लुक में देख रहे होगे, क्योंकि आज ना मैं वाइट बोर्ड पे आपको वीडियो नहीं देने वाला हूँ। मैं आपको ना जो भी आपकी PT365 है आपको मैं कवर तो वो पूरा करवाऊँगा, लेकिन आज वाइट बोर्ड पे नहीं। आज मैं उसके लिए एक अलग टैबलेट भी खरीद लिया हूँ जिसमें मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकता हूँ आसानी से। और वो यार मैं स्पेशली पीटी की वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए खरीदी है, क्योंकि एक तो मेरा फ़ोन भी थोड़ा ख़राब हो गया था और उसके बाद फिर मुझे दूसरा टैबलेट लेना पड़ा यार इसके लिए। तो अब से देखो टैबलेट पे ही वीडियो आ जाएगी, और जो भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा ना, चाहे तो आप कहोगे, आप जैसा भी कहो, चाहे तो वाइट बोर्ड पे कहोगे तो उसके ऊपर आ जाएगी। लेकिन हाँ, क्योंकि पीटी के अंदर PDF है, तो अगर मैं उसी को आपको समझा रहा हूँ तो मैं ना उसी में अंडरलाइन कर दूंगा, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से। और वही फाइनली जो PDF होगी ना वो मैं टेलीग्राम ग्रुप के अंदर आपको डाल दूंगा। तो यार आज जो हम वीडियो लेके आए ना उसके अंदर हम PT365 को यार वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। आपके सारे डाउट एक बार में खत्म हो जाएंगे। और यार इतने अच्छे तरीके से अपना रिवीजन जो होता है ना कम टाइम में, आपका यार टाइम सबसे कीमती है, मतलब आप अपने टाइम को यूटिलाइज करना सीखो। तो जो सबसे कीमती चीज़ है ना आपकी, मैं वो बचाने की कोशिश करूंगा यार, ताकि आप अपने GS के और सब्जेक्ट्स में स्टैटिक्स वगैरह में दे पाओ। एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है अभी तक, उनको यार मैं बता दूं कि मैं कवर कैसे करता हूं आखिर ये PT365 जो है। सबसे पहले ना मैं जो भी आपको टॉपिक बताऊंगा उसके अंदर जो भी काम की बातें होंगी, जितनी आपको मिनिमम जाननी चाहिए वो तो आपको मैं बताऊंगा ही बताऊंगा। प्लस जहां पर आपको ना स्टैटिक की ज़रूरत है, मतलब आपको ऐसा लगता है या मुझे ऐसा लगता है कि ये वाला जो टॉपिक है ना वो पीटी से नहीं पढ़ना चाहिए, आपको स्टैटिक के ऊपर जाना चाहिए, आपको किसी बुक से पढ़ना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए, तो मैं आपको वहीं बता दूंगा कि ये वाला जो टॉपिक है वो स्टैटिक का है। तो यार आप वन शॉट में आज पूरी तरीके से आप कवर कर लोगे। और उसके लिए यार आप नीचे ना लिंक दे रखा होगा मेरे चैनल का, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक होगा और मेरे व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा। आप दोनों से ज्वाइन हो जाना, उसमें मैं सारा अपडेट कर देता हूँ। लेकिन हाँ, इस बार थोड़ा मैं लेट हो गया यार, क्योंकि मेरा फ़ोन ही मेरे पास नहीं था, तो मतलब मेरे को अब टैबलेट भी लेना पड़ा एक उसके लिए। और आज मैं दोपहर को फ़ोन बनवा कर लाया हूँ, उसके बाद आपके लिए यार ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो यार चलते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारा जो इन्वायरमेंट का सीरीज़ है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होगे यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है ना, वो हम अप्रैल से लेकर जो अक्टूबर तक का पीटी का इन्वायरमेंट जो है ये हम कंप्लीट करने वाले हैं आपके लिए। ना मैंने देखो किया क्या है ना, ये जो भी इन्वायरमेंट की पीटी है मैंने पूरे तरीके से एक बार इसको पूरा पढ़कर आपके लिए ना सारे में अंडरलाइन कर दिया है मैंने, और यही चीज़ मैं आपको फाइनली भेज दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप पर। लेकिन क्योंकि यार कुछ चीज़ें ना सुनकर ज़्यादा याद होता है, तो मैं तो यही कहूँगा यार, आप मेट्रो में जा रहे हो, कहीं भी ट्रैवलिंग कर रहे हो ना, कुछ भी, तो आप ना ये सुन सकते हो, वीडियो को 2 बार देख लो, 3 बार देख लो एग्जाम से पहले, तो काफ़ी सारी चीज़ें आपकी ना क्लियर हो जाएगी। तो देखो सबसे जो पहला टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो अगर मैं पहले टॉपिक की बात करूँ ना, तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी का। अब देखो अगर मैं बायोडाइवर्सिटी की बात करता हूं तो देखो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रेड लिस्ट एंड थ्रेटेंड स्पीसीज का। आपने यार एनसीईआरटी में ना बहुत पढ़ाई है, 9th की एनसीईआरटी के अंदर ये दे रखा है, जिसके अंदर ना IUCN की बात करी गई है। अब जिनको भी IUCN नहीं पता तो उनको ना मैं एक बार ये बता दूं कि IUCN ना एक्चुअली करता क्या है। तो ये ना जो स्पीसीज होती है ना उनकी लिस्ट जारी करता है कि कौन सा स्पीसीज इंडेंजर्ड है, कौन सा स्पीसीज क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, कौन सा एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इनकी ना कुछ कैटेगरी है, आपको ये कैटेगरी ध्यान रखनी है। अगर आप यहाँ से रीड करना चाहते हो कैटेगरी तो यहीं से देख लो, लेकिन आपको ना मेनली ये स्टैटिक का पोर्शन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ देखो बताता हूँ आपको। सबसे पहली चीज़ देखो IUCN करता क्या है, जो भी थ्रेटेंड स्पीसीज है ना उसके रेड लिस्ट को ना अपडेट किया है। अब रेड लिस्ट क्या होता है, ये रेड लिस्ट के अंदर ना जो भी हमारे वाइल्ड लाइफ है जो थ्रेटेंड है, मतलब जो खतरे में है थोड़ा, उनको लिस्ट किया जाता है। अब आप 5 ना एनिमल को ध्यान रखोगे, ये देखो यहाँ पर जो स्पीसीज दे रखा है ना, यहाँ पर इसके चार्ट को ना अपडेट किया गया है। देखो सबसे जो पहला है ना, ये लिजार्ड, आप जो देख रहे हो, लिजार्ड को ना अपडेट किया गया है। पहले वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड था, लेकिन अब जो उसको है वो बना दिया गया इंडेंजर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। फिर एक दूसरा जो है वो कैक्टी का प्लांट है, कैक्टस नामक है, उसका जो स्पीसीज है ना वो एक्सटिंक्शन पे उसको डाल दिया गया। तीसरी जो चीज़ है वो है लिजार्ड का। अब एक चीज़ आप ना यहाँ पर नोट क्या करोगे,
जो भी यहाँ पर लिजार्ड की स्पीसीज दे रखी है, देखो यहाँ पर कैनेरिया लिजार्ड हो गया, या फिर आगे नीचे देखो वॉल लिजार्ड हो गया, ये सारे के सारे जो है ना एक आइलैंड में पाए जा रहे हैं, और वो आइलैंड इंपॉर्टेंट इस बार के लिए, और वो आइलैंड यहाँ पर देखो आप, ये कैनरी आइलैंड स्पेन के अंदर है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैनरी आइलैंड जो है ना वो स्पेन में है, मैपिंग वगैरह के अंदर ये आ सकता है। तो देखो मैक्सिमम जो अपडेट किया गया है ना वो कैनरी आइलैंड या फिर स्पेन का है यहाँ पर, तो आप ये बस ध्यान रखोगे इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक पर। जो हमारा अगला टॉपिक है वो है सस्टेनेबल फाइनेंस फॉर टाइगर लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस। अब देखो एक चीज आपने इन्वायरमेंट के अंदर नोट करना है, यहाँ पर जितने भी कॉन्फ्रेंस होते हैं उसके अंदर ना हर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है, जितनी भी रिपोर्ट आती है उसके अंदर सारी चीज इंपॉर्टेंट नहीं होती है। आपको ना बस उतनी चीजें करनी है जो उसके मेन पॉइंट हो। मतलब एक तो इंडेक्स के आपको बस ये पता होना चाहिए कौन उसको जारी करता है, कौन इशू करता है। जो रिपोर्ट वगैरह है ना वो इंपॉर्टेंट उतने नहीं होते, क्योंकि यार आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ना कि पीएचडी पे रिसर्च कर रहे हो। अब कॉन्फ्रेंस जो होता है ना उसमें वही चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जो इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से हो। तो आप जो भी पढ़ोगे इन्वायरमेंट के अंदर उसमें ना आप कुछ भी अंधाधुंध नहीं पढ़ोगे, आप वही ज्यादा पढ़ोगे जिसमें ना इंडिया से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीजें हुई हो। अब देखते हैं जरा ध्यान से, एक कॉन्फ्रेंस हुआ, कॉन्फ्रेंस क्या था, टाइगर लैंडस्केप का। अब यहां पर आप टाइगर लैंडस्केप का जो कॉन्फ्रेंस देख रहे हो ना, इसको सबसे पहले ना होस्ट किसने किया इस बार, तो भूटान गवर्नमेंट ने होस्ट किया था। यह आपको पॉइंट ध्यान रखना पहला। दूसरी बात, ये टाइगर कॉन्फ्रेंस जो एक तरीके से हुआ है ना, जो लैंडस्केप कॉन्फ्रेंस जो हुआ है उसमें 2034 तक के लिए ना फंडिंग की बात करी गई है। कितना फंडिंग है इसके अंदर, देखो $1 बिलियन, मतलब काफी ज्यादा फंडिंग है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए, इनके अंदर ना जो भी ये इनिशिएटिव लॉन्च किया गया, क्या, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग इनिशिएटिव, इसके अंदर ना कुछ फंड बनाए गए टाइगर से रिलेटेड ही, और उस फंड का नाम रखा गया है टाइगर लैंडस्केप इन्वेस्टमेंट फंड। तो आप ये जानते हो ना कि भाई टाइगर के लिए अगर फंड वगैरह है तो वो उसी के ऊपर काम में आएगा, उसको कंजर्व करने के काम में आएगा। लेकिन आपको ये वाला फैक्ट ध्यान रखना है, इसको प्रेजेंट किसने किया है, यूएनडीपी ने। और टाइगर बॉन्ड नाम की एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, टाइगर बॉन्ड किसके द्वारा जारी किया गया है, एशियन बैंक डेवलपमेंट। ये खासा इंपॉर्टेंट है यहां पर के लिए, ठीक है। अब टाइगर बॉन्ड जो है ना, बॉन्ड का क्या मतलब होता है कि आप ना किसी चीज को ना इंगेज कर रहे हो। तो यहां पर टाइगर बॉन्ड किस लिए आया है, ताकि हम ना प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर को ना टाइगर लैंडस्केप वगैरह के अंदर ना इंगेज कर सके, इसलिए टाइगर बॉन्ड को लाया गया है। ये आप ध्यान रखोगे इतनी बात, ठीक है। इसमें और बाकी सारी चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है। अब चलते हैं, देखो अब इंडियन टाइगर की बात करते हैं ना, तो ये तो आप स्टैटिक में भी पढ़ते हो, लेकिन मैं तो कहूंगा यार जो एनिमल वाले सेक्शन है ना वो यही कवर कर लो। तो देखो एक चीज आपको पता होगा, इंडिया में जो टाइगर है वो एक्चुअली में क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर होता है, जो ये बंगाल में पाया जाता है ना, सुंदरबन आपने सुना होगा, मैनग्रोव के लिए काफी फेमस है। तो ये वाला जो टाइगर है ना वो रॉयल बंगाल कहते हैं इसको। अब इंडिया में ना इसको कुछ पॉइंट है, देखो टाइगर रेंज कंट्री कौन कौन सी है, मतलब ऐसी कौन कौन सी कंट्री है जहां पर ना टाइगर है। तो देखो आप एक चीज ध्यान रखोगे, इंडिया के आसपास की जितनी भी कंट्री है ना सभी में टाइगर लगभग है। जैसे बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, कंबोडिया हो गया, इंडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, मतलब जितने भी आपको ना लगभग जो आसियान वाली कंट्री है ना, आसियान से रिलेटेड जो भी कंट्री है उन सभी में ना टाइगर रेंज है। ये आपका इतना याद रहेगा। अब अगला जो फैक्ट आपको ध्यान रखना है, इंडिया में मैक्सिमम टाइगर कहां पाया जाता है, मध्य प्रदेश के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड नंबर पर कहां है, कर्नाटक है, और थर्ड नंबर पर कहां है, उत्तराखंड है। यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। कुछ बातें और आपको ध्यान रखनी है टाइगर के बारे में। देखो सबसे पहले ना टाइगर जो है वो फ्लैगशिप स्पीसीज है और अम्ब्रेला स्पीसीज है। अब मैं ये क्या एक बात कहूंगा आपको, आप ना स्टैटिक में जब पढ़ो तो आप इन दोनों का एक बार गूगल जरूर करना, क्या स्पीसीज कौन कौन सी होती हैं, अम्ब्रेला स्पीसीज किसको कहते हैं, फ्लैगशिप स्पीसीज कौन कौन से होते हैं। तो ये स्टैटिक का पार्ट है, तो आपको ना ये जरूर यहां पर पढ़ना चाहिए, ठीक है। कुछ बातें और टाइगर के बारे में दे रखा है कि जो टाइगर होता है ना वो मोस्टली ना नॉकटर्नल होता है। अब जिनको नॉकटर्नल नहीं पता उनको मैं बता दूं, नॉकटर्नल का मतलब होता है यार ऐसे एनिमल जो ना रात में जनरली जागते हैं। तो यहां पर टाइगर जो है ना वो नॉकटर्नल एनिमल में आता है। एक और बात, टाइगर सोलिटरी होता है, मतलब वो अकेला पसंद करता है, वो अकेला रहना चाहता है, ठीक है। एक खासा इंपॉर्टेंट बात है,
जो हो सकता है वो रिपीट कर दे यूपीएससी, शायद ये पूछ रखा है यूपीएससी पीवाईक्यू के अंदर कि जैसे ह्यूमंस के अंदर फिंगरप्रिंट होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ना टाइगर की स्ट्रिप होती है, जो आप देखते हो ना वो लाइनिंग, वो सारे टाइगर में ना जो स्ट्रिप होती है ना वो अलग अलग होती है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब कंजर्वेशन एफर्ट्स की अगर बात करें हम, तो आपको ना कुछ डेट याद रखनी है। क्या क्या डेट? प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया था? 1973 के अंदर। अब एक सिस्टम आपको ध्यान रखना है, एम स्ट्रिप्ट। अब ये एम स्ट्रिप जो है ना, ये एग्जाम में आ चुका है पिछले बार, मतलब पिछले कुछ सालों में आ चुका है ये एम स्ट्रिप। ये एक्चुअली में क्या है ना, टाइगर के ना डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम है, जिसमें टाइगर जो जंगल वगैरह में होते हैं ना उनको मॉनिटर करने के लिए काम आता है। एक इनिशिएटिव आपको और पता होना चाहिए कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव जो है उसको किसने स्टार्ट किया था? वर्ल्ड बैंक का ये इनिशिएटिव है। बस आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगला जो है वो है टाइगर लैंडस्केप। अब देखो टाइगर लैंडस्केप का क्या मतलब होता है ना, कि ऐसा लार्ज एरिया जहां पर ना कोई एनिमल वगैरह रहता हो। हम बात कर रहे थे टाइगर की, तो टाइगर का जो लैंडस्केप है ना वो जनरली कहां पर है? ओरिजिनली ये एशिया में रहता है। तो आपको ये वाला क्लियर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। अब देखो ये इंपॉर्टेंट इस साल के लिए क्यों है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के अंदर आ जाता है। इस वाली चीज़ को आप जरूर देखोगे। क्या है ये इस साल के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि देखो हमारी जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया इंडिया को, और इंडिया जो है ना इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के अंदर ना अब एक मेंबर बन चुका है, रेटिफाई हो चुका है ये वाला, ठीक है। अब ये है क्या, ये समझते। तो देखो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड, ये लॉन्च कब हुआ था ये फाइनली, तो इंडिया के द्वारा ये लॉन्च हुआ था 2023 के अंदर, ठीक है। अब इंडिया के अलावा भी क्या कोई और कंट्रीज के अंदर ज्वाइन हुआ है? बिल्कुल, सोमालिया है, इस्वाटिनी है और निकारागुआ है। ये तीनों कंट्री जो है ना इंडिया के अलावा जो है जिन्होंने इनको ज्वाइन किया है। अब आपको ना मेन जो फैक्ट है ना इसके अंदर वो इंपॉर्टेंट क्या है, आखिर बिग कैट हम कहते किसको है, मतलब आप कहोगे किसको बिग कैट कौन से है? तो देखो ये 7 बिग कैट होते हैं, टाइगर, लायन, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, चीता, जैगवार और पुमा। इनमें से ना 5 तो इंडिया में पाए जाते हैं, लेकिन 2 इंडिया में नहीं है। कौन कौन से? देखो एक पुमा इंडिया में नहीं है और एक जैगवार इंडिया में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, अगर ये आपको याद रहता है कि प्यूमा जो है वो इंडिया में नहीं है, जैगवार इंडिया के अंदर नहीं है, तो अपना एलिमिनेट कर सकते हो अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम फंडिंग की बात कर लें इसकी, तो फंडिंग कितने करोड़ की है? 150 करोड़ की फंडिंग है इसके लिए। 4-5 साल जो टाइम है ना 2023-24 से लेके 2027-28 तक का। तो एग्जाम में ना एक चीज़ आप ध्यान रखना, यूपीएससी ना पीवाईक्यू के अंदर देखना करती क्या है, वो कई बार ना जो पैसा होता है उसमें ना 1 जीरो एक्स्ट्रा लगा देगा या 1 जीरो कम लगा देगा। जैसे अगर कहीं 150 करोड़ आया है वो 1500 करोड़ कर देगा, और ये जनरली वो गलत ही करता है। तो आप ये चीज़ मैंने बता दिया आपको, अचानक से मेरे को याद आ गया तो, कि भाई यूपीएससी ऐसा हमेशा करता है कि जो फैक्ट है ना पैसे वाला, उसमें 1 जीरो 2 जीरो एक्स्ट्रा वो लगा देता है अपने मन से, ठीक है, वो उसको गलत बनाने के लिए। अब बात करते हैं यार उसके कंजर्वेशन स्टेटस की। तो देखो टाइगर जो है वो है इंडेंजर्ड, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी जो 4 है ना, लायन, चीता, स्नो लेपर्ड और लेपर्ड, ये चारों के चारों जो है वो वल्नरेबल है। और नियर थ्रेटन्ड है जैगवार, कि भाई जैगवार जो एक तरीके से थ्रेटन्ड होने वाले हैं। और जो प्यूमा है वो लीस्ट कंसर्न है, मतलब उस पर अभी हमें ज़्यादा कंसर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर ना जितने भी बिग कैट हैं, ऑल बिग कैट जो इंडिया में है, उनको ना शेड्यूल 1 में भी डाला गया है और शेड्यूल 4 में भी डाला गया है। अब यहीं पर आपको मैं एक चीज़ बता दूं, देखो वाइल्ड लाइफ जो एक्ट है ना उनके अंदर अमेंडमेंट हुआ था हाल फिलहाल में ही, उनमें से 6 शेड्यूल को घटाकर 4 शेड्यूल कर दिया गया है। जो पहला शेड्यूल है ना, पहले शेड्यूल के अंदर वो एनिमल डाले जाते, मतलब पहले शेड्यूल के अंदर ना सारे एनिमल डाले जाते हैं, ये आपको बात क्लियर। और जो 4th शेड्यूल है, 4th शेड्यूल वाले में ना वो एनिमल होते हैं जो साइट्स के अंदर हैं। अब साइट्स क्या होता है ये भी आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली में ना ट्रेड को ना हम मॉनिटर करते हैं, वाइल्ड लाइफ की ट्रेड को हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसी का एक ग्रुप है साइट्स। तो साइट्स का जो भी एनिमल साइट्स के अंदर होते हैं उनको हम वाइल्ड लाइफ जो शेड्यूल है ना उसके अंदर 4 में डालते हैं, और बाकी ऐसे जो भी एनिमल है उनको हम शेड्यूल नंबर 1 में डालते हैं। तो आप ये ध्यान रखोगे। अब जो है अगला जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है इस साल के लिए भी, क्योंकि यार एलिफेंट सेंसस हुआ था हाल फिलहाल में, 2023 में हुआ था, 2 साल हो गया है, लेकिन
सेंसस वगैरह हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो देखो क्या इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सबसे पहले इस सेंसस में ना कहाँ हुआ ये, साउदर्न स्टेट के अंदर हुआ ये। अब इस सेंसस में टॉप कौन किया है, तो कर्नाटक जो है ना वो टॉप कर गया है, जिसमें 6000 से ज़्यादा एलिफेंट मिला है। ठीक है, अब इसके अंदर ना कुछ और बातें आपको ध्यान रखना है। आखिर ना एलिफेंट का डेथ हो क्यों रहा है, एलिफेंट मर क्यों रहा है आखिर, तो उनके अंदर ना एक वायरस है जिसका नाम आपको ध्यान रखना है, एंडोथेलियोट्रोपिक हर्प्स वायरस। ये आपको नाम ध्यान रखना है, EEHVS। ठीक है, तो इस वायरस के कारण ना नाम आ सकता हो सकता है यूपीएससी में कि आखिर आजकल जो एलिफेंट है ना उनमें हाई डेथ रेट क्यों है, किस लिए, तो उसका एक ऑप्शन यहाँ पर आप एग्जिट सही कर सकते हो। अब देखो इंडियन एलिफेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले देखो, अगर मैं पूरे वर्ल्ड की बात करूँ ना तो वर्ल्ड में ना लगभग 60% जो पॉपुलेशन है एलिफेंट की वो कहाँ से है, इंडिया से है। अभी मैंने आपको बताया इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है एलिफेंट की कर्नाटका में, कर्नाटका के बाद कहाँ है, असम में, उसके बाद केरला में। अब एक एलिफेंट जो अलग से शायद एक बार आ चुका है पीवाईक्यू में, कुम्की एलिफेंट। कुम्की एलिफेंट क्या होता है यार, देखो आपने कई बार देखा होगा ना ट्रेनिंग देते हैं हम एलिफेंट वगैरह को, तो ऐसे एलिफेंट जिनको ना हम ट्रेनिंग वगैरह देते हैं, मतलब एक तरीके से ना ट्रैप हम करते हैं वो ट्रेन करने के लिए, तो उन एलिफेंट को हम क्या नाम देते हैं, कुम्की एलिफेंट। तो एक एक टर्म है, आप बस इस टर्म को ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट एलिफेंट के कुछ आपको कैरेक्टर्स ध्यान रखना है, उनके फीचर्स क्या है। सबसे पहला, ये ना काफ़ी इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं जंगल के अंदर, तो आप ये ध्यान रखोगे पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एलिफेंट के और भी सब स्पीसीज है, जैसे सुमात्रन है, श्रीलंकन है। ठीक है, अब एलिफेंट का जो गेस्टेशन पीरियड होता है ना, जो कि एक्चुअली में मैमल्स में ना सबसे हाईएस्ट होता है। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है कि भाई वो अपने बच्चे को कितने महीने तक पेट में रखती है जन्म से पहले, तो इनका जो गेस्टेशन पीरियड है ना वो 20 से 22 मंथ का होता है लगभग। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट बात है, एलिफेंट का जो लीडर होता है ग्रुप का, वो कौन होता है लीडर, फीमेल। तो ये आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं, आखिर एलिफेंट के मेजर के लिए क्या उठाया गया कदम। तो देखो प्रोजेक्ट एलिफेंट चालू किया गया था कब, 1992 में, ये आपको ध्यान रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो अब हम बात करते हैं कुछ इंडिकेटर है, मतलब एक तरीके से डिफरेंस है एशियन एलिफेंट के बारे में और अफ्रीकन एलिफेंट के बारे में। अब जब इन दोनों की हम बात करते हैं ना, सबसे पहले देखो उसके हम कंजर्वेशन स्टेटस की बात करते हैं। जो एशियन है, जो इंडिया वाला जो है, उसका स्टेटस जो है ना वो है इंडेंजर्ड, और जो अफ्रीकन है उसमें 2 स्पीसीज है, एक है सवाना और एक है फॉरेस्ट। तो देखो सवाना वाला तो इंडेंजर्ड है, लेकिन जो फॉरेस्ट वाला है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, तो आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, जब हम साइज की बात करें तो आप ऐसा ध्यान रखना, एशिया के अंदर जो है ना या इंडिया के अंदर जो है उसकी साइज या कुछ भी जो है ना वो छोटे होते हैं, और जो अफ्रीका के अंदर है ना वो साइज में लगभग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, वेट भी कह लो आप। तो ये वाली चीज़ आप बस याद रख लोगे, फैक्ट अगर नहीं याद होता तो, कि एशियन एलिफेंट जो होता है वो क्या होता है, स्मॉलर, 3000 से 6000 केजी का होता है लगभग। जो अफ्रीकन होता है वो लार्जर होता है, 4000 से 8000 केजी। ठीक है, नेक्स्ट जो इंडिया वाला है ना, उनके जो ईयर होते हैं, मतलब जो उनके कान है वो ना राउंडेड होते हैं। अभी मैं आपको देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ ईयर, एक्चुअली में आप देखोगे ना जो इंडिया वाला ये है, इनके जो ये कान है ना इस तरीके से देखो आप, ये वाला ये थोड़े ना राउंडेड है, और जो अफ्रीकन वाले हैं ना उनके जो ईयर होते हैं वो फैन शेप्ड होते हैं। जैसा आप फैन देखते हो ना, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये देखो ये वाला जो है, ये जो है इस तरीके से, और इंडिया वाले का जो थोड़ा सा क्या, ये राउंड जैसा होता है थोड़ा। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या है ना, एक आप ध्यान रखो कि फोरहेड का, फोरहेड इंपॉर्टेंट है। क्यों, इंडिया के अंदर ना आप अगर हाथी को देखोगे ना तो ये 2 डोम बन रहे, देखो यहाँ से एक डोम ये रहा और एक डोम ये रहा, लेकिन इसके अंदर अफ्रीका वाले के अंदर ना वो पूरा का पूरा एक ही डोम होता है। तो ये वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है, यानी इंडिया में ट्विन डोम्ड होते हैं उनके, और उसमें सिंगल डोम होते हैं, अफ्रीका में ये पूरा कंप्लीट होता है। फिर जो स्किन की बात करें तो इंडिया वाले की स्किन स्मूथर होती है, थोड़ी मुलायम होती है, और अफ्रीका वाले की रिंकल्ड, थोड़ी खुरदरी से होती है। ठीक है, एक और बात आपको ध्यान रखना है, इंडिया वाले जो एलिफेंट है ना उनमें जो फीमेल्स होते हैं ना उनमें टस्क नहीं होते, मतलब दांत नहीं होते हाथी के, लेकिन जो अफ्रीका वाले हैं उनमें मेल में भी दांत होते हैं और फीमेल में भी दांत होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि थोड़ा यूनिक सा है ये। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट
2024 में रिपोर्ट आई है, एक तरीके से सेंसस टाइप ही समझ लो। राइनो के बारे में क्या कहा गया है यहाँ पर देखते हैं हम। देखो, सबसे पहले ये रिपोर्ट किसने रिलीज करी है? इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन ने, आपको ये ध्यान रखना है। इसने बताया कि टोटल दुनिया में कितने राइनोज बचे हैं अभी तक, 28,000 राइनो बच रहे हैं। और कौन से राइनो के नंबर इंक्रीज हुए हैं? तो देखो, वाइट राइनो जो है ना वो इंक्रीज हुआ है, लेकिन जो इंडिया में पाए जाता है राइनो, इंडिया में जो पाए जाता है ना वो है वन हॉर्न राइनो। अब ये असम में पाया जाता है, काजीरंगा में, ध्यान रखना ये। तो वन हॉर्न राइनो जो है ना वो इंडिया के अंदर ना सेम है, मतलब उनकी पॉपुलेशन बढ़ी नहीं है। किनकी बढ़ी है? वाइट राइनोज की पॉपुलेशन बढ़ गई है। अब देखो, इनकी स्पीसीज की बात करते हैं। 2 अफ्रीकन की स्पीसीज हैं और 3 एशियन की स्पीसीज हैं। तो अफ्रीकन में एक तो वाइट राइनो है और एक ब्लैक राइनो है। और अगर एशियन की बात करें तो सुमात्रा, जावा और एक इंडिया वाला वन हॉर्न राइनो जो है। अब देखो नेक्स्ट है, हम यहाँ पर डिफरेंस देख लेते हैं अफ्रीकन राइनो के अंदर और एशियन राइनो के अंदर। तो अभी मैंने बताया था आपको, जनरली क्या है ना, जो भी अफ्रीका के एनिमल वगैरह हम मतलब डिफरेंस करेंगे ना एशिया से, तो अफ्रीका वाले जो है ना वो लार्जेस्ट होंगे इंडिया वाले से या एशिया वाले से। तो देखो, अफ्रीका का जो राइनो है वो लार्जेस्ट होता है, वाइट राइनो उसके अंदर पाया जाएगा। एशिया वाला जो लार्जेस्ट है ना, उनके अंदर क्या होता है, इंडियन राइनो जो है ना वो लार्जेस्ट है। मतलब एशिया में इंडियन राइनो लार्जेस्ट है और अफ्रीका में वाइट राइनो लार्जेस्ट है। दूसरा, जो अफ्रीकन राइनो है ना उसमें 2 हॉर्न पाया जाता है, ये ध्यान रखना है। एशिया में भी 2 हॉर्न होते हैं, 2 सिंग होते हैं उनके, लेकिन इंडिया वाले में कितने सिंग होते हैं? एक ही सिंग। और एक और बात है, जो इंडिया का राइनो है ना वो अच्छा स्विमर होता है, मतलब वो तैर सकता है, और अगर तैर सकता है तो वो पानी वगैरह में रह सकता है। लेकिन जो अफ्रीकन राइनो है ना वो जनरली तैरता नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए वो ना ज़्यादा गहरे पानी में ना डूब जाता है वो। तो वो जनरली किस में रहता है? कीचड़ में रह लेता है या बाहर रह लेगा, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। इंडिया वाला जो राइनो है वो अपने दांतों से लड़ता है, टीथ से, बॉटम टीथ जो होती है ना उनकी, उससे वो लड़ाई करता है। लेकिन जो बाहर वाला राइनो है अफ्रीका वाला, वो कैसे लड़ता है? अपने सींगों से, अपने हॉर्न से, ये आपको ध्यान रखना है। अब जो अफ्रीका वाला राइनो है वो ग्राउंड में बिल्कुल टच होकर एक तरीके से खाता है अपना खाना, लेकिन जो इंडिया वाला राइनो है वो जो लंबे ग्रास हो जाते हैं, झाड़ियाँ हो जाती हैं, पत्ते हो जाते हैं, ये उनको खाते हैं। अब कंजर्वेशन स्टेटस में ना आप बस इंडिया का ध्यान रखोगे, इंडियन राइनो जो है वल्नरेबल स्टेटस में है ये, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप ना कंफ्यूजन में रह सकते हो कि हो सकता है ये इंडेंजर्ड हो, ठीक है। अब बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की। देखो, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है ना, सबसे पहले तो हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है उन्होंने कुछ ना फंड अप्रूव किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये, किस लिए फंड अप्रूव किया है? बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम के लिए। अब ये बस्टर्ड रिकवरी प्रोग्राम ना ये है क्या? तो देखो, ये प्रोग्राम तो पहले से ही था, हमने बस ना एक तरीके से नाम बदल दिया है प्रोग्राम का, ठीक है। अब देखते हैं क्या है ये। देखो, इस प्रोग्राम के तहत ना 2 ही बस्टर्ड की स्पीसीज कवर होती है तो 4, लेकिन कवर कितनी होती है? 2। कौन कौन सी? देखो, एक है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिसमें हमने फंड दिया है, और एक है लेसर फ्लोरिकॉन। अब देखो, ये दोनों जो है ना, कई बार ऐसा भी आता है एग्जाम के अंदर, इसमें इस सेक्शन में, कि आपको ना यूपीएससी एक लाइन लिख देगा कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इज अ, अब क्या है वो बताओ आप, वो वर्ड है, वो एनिमल है, वो क्या है? वैसे ही लेसर फ्लोरिकन जो है ना वो क्या है? तो ये ध्यान रखना, ये एक्चुअली में क्या है? एक वर्ड है ये। अभी हम इसका आगे सब कुछ देखते हैं। अब ये जो फंड वगैरह है ना, जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रहा है, वो कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब फंडिंग एजेंसी कौन है इसकी? कैंपा। कैंपा आपने देखा होगा भाई, कैंपा एक्चुअली में क्या होता है ना, एफॉरेस्टेशन फंड होता है कि अगर कोई पेड़ पौधे काट रहे हैं ना तो उनके बदले हम ना फंड, मतलब उसमें जमा होता है उसके अंदर, और बाकी उसके बाद फिर फाइनली जो भी फॉरेस्ट वगैरह को अच्छे से मैनेज वगैरह करते हैं बिजनेसमैन वगैरह, ये सब, उन सबको उस फंड से चीज़ें दिया जाता है। ये सरकार जो भी काम करती है वो उसके अंदर से ना फंडिंग होता है, कैंपा अथॉरिटी जो है, ठीक है। अब बात करते हैं दोनों की अलग अलग। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लेसर फ्लोरिकन की। अब देखो, ये क्या है ना, बहुत छोटा बर्ड है एक तरीके से बस्टर्ड फैमिली का, और ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो लेसर फ्लोरिकन है ना, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। और एक और बात, ये साइट की स्पेसिस में भी है, अपेंडिक्स 1 में, ठीक है। और क्योंकि ये एनिमल है तो शेड्यूल कौन से में है? ये 1। एनिमल मतलब ये वर्ड और एनिमल लगभग अब शेड्यूल 1 में ही डाले गए हैं, तो ये ध्यान रखना आपको।
अब ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जितने भी है ना लगभग ये राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इन रीजनों में ये पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के बारे में। सबसे पहले तो ना ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ना इंडिया में ही पाया जाता है, और इंडिया में कहाँ, मोस्टली राजस्थान में और गुजरात में। तो आप कह सकते हो ये इंडिया में ना इंडेमिक है। इंडेमिक मतलब होता है वो जनरली यहीं पाया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या हमने कंजर्वेशन एफर्ट्स किए हैं इसके अंदर, तो देखो सबसे पहला जो हमने एफर्ट किया है ना वो है डेजर्ट नेशनल पार्क बनाया है। कहाँ पर, राजस्थान के अंदर। ठीक है, फिर वैसे ही नलिया ग्रासलैंड बनाया हमने, और एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाया है। तो आपको बस एक ध्यान रखना है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए जो हमने बनाया है नेशनल पार्क, वो क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क। कहाँ पे है ये, राजस्थान में। और आपको नेशनल पार्क ऐसे भी मैपिंग से करना ही पड़ेगा, तो आप थोड़े थोड़े नेशनल पार्क याद करते चलो। यहाँ पे देखो, अब कुछ कैरेक्टर की बात करते हैं इसके। देखो इसमें सबसे पहले ना फ्रंटल विजन नहीं होता है इनके अंदर, मतलब जो ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड होते हैं ना उनमें फ्रंटल विजन नहीं होता है। एक और जो मेल है ना उसका कोई भी केयर नहीं होता है बच्चों को खिलाने में, मतलब वो बच्चों से एक तरीके से मतलब नहीं रखती है, मेल वगैरह जो होते हैं, ये ध्यान रखना आप। अब ये वाली चीज़ आपको इतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है, क्योंकि इसी के कारण ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो न्यूज़ में था, सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने कुछ दिया था। अब अगला जो है वो है क्रोकोडाइल के बारे में, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं यार, क्योंकि ना इसके 50 साल पूरे हो गए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट के। जब भी कभी ना कोई चीज़ 50 साल पूरी होती है ना, वो आने के चांसेस ना बढ़ जाते हैं एग्जाम के अंदर, यूपीएससी वगैरह में। तो देखो सबसे पहला क्रोकोडाइल को हम ना बचाकर कहाँ रखना चाहते हैं। अब इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। क्यों, उड़ीसा के अंदर जो भितरकनिका नेशनल पार्क है उसके अंदर ना इंडिया ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था 1975 में, और जिसमें क्रोकोडाइल कंजर्वेशन कर रहे थे। अब ये क्योंकि दोबारा न्यूज़ में है, तो या तो भितरकनिका आ जाए जो उड़ीसा में है, या फिर ये आ जाए कि भितरकनिका जो है ना उनके अंदर कौन सा स्पीसीज ज़्यादा हमें मिलता है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर भितरकनिका के बारे में यहाँ पर देखो, एक रामसर साइट भी है उड़ीसा के अंदर है, मैनग्रोव इकोसिस्टम भी है, वो कौन सी रिवर वहाँ पर है, ब्राह्मणी रिवर वहाँ पर है। ठीक है, और जो सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसके लिए वो फेमस है, ये आपको इतना ध्यान रखना है। अब क्रोकोडाइल की बात कर लेते हैं, तो देखो क्रोकोडाइल में ना अगर आप सॉल्ट वाटर स्पीसीज को हटा दो तो मेनली ना वो फ्रेश वाटर में रहते हैं, लेक में रहते हैं या रिवर में रहते हैं। लेकिन हाँ जो सॉल्ट वाटर स्पीसीज है ना एक जो है वो इसी के अंदर रहती है। ठीक है, अब ये भी कौन सी एनिमल है, नॉकटर्नल। नॉकटर्नल मतलब जो रात में जागते हैं, एक तरीके से उनके सारे काम रात में होते हैं। अब ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को ना रेगुलेट भी कर लेते हैं, और इसको एक टर्म में कहा जाता है पोइकिलोथर्मिक कहते हैं हम। तो पोइकिलोथर्मिक क्या है, जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को क्या कर ले, रेगुलेट कर ले। ठीक है, अब क्योंकि आपने क्रोकोडाइल देखा तो आपको ना घड़ियाल भी देखना चाहिए। अब देखो घड़ियाल क्या है, तो सबसे पहले ना घड़ियाल में ना एक चीज़ आप यहाँ पर देख रहोगे, इसके चेहरे पे एक बार देखो, यहाँ पर चेहरे पे ना आपको दिख रहा होगा ये घड़ा जैसा कुछ स्ट्रक्चर है, उसी के कारण इसको कहा जाता है घड़ियाल। कहाँ पाया जाता है ये, तो देखो चंबल नदी, सोन नदी और गंडक नदी और घाघरा, इन नदियों में ना जो फ्रेश वाटर है उसमें पाया जाता है घड़ियाल। तो ये आपको चीज़ इतनी ध्यान रखनी है। और घड़ियाल क्या है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, साइट्स 1 में भी है और क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, शेड्यूल 1 के अंदर है, क्योंकि फिर से ये एनिमल है। तो एनिमल जो है वो जितने भी हैं वो कौन से शेड्यूल में है, शेड्यूल 1 के अंदर है। ठीक है, तो ये क्रोकोडाइल वाला और घड़ियाल वाला हो गया। अब नेक्स्ट जो है वो है फंगा। अब फंगा क्यों यार, तो एक ना फंगी फाउंडेशन है। अब फंगी फाउंडेशन जो है ना उसने क्या किया, एक वर्ड मतलब उसने कहा है कि भाई अब से फंगी को ना हमें फंगा कहना चाहिए जब भी हम कहें। तो ये ध्यान रखना। तो अगर फंगा को कहने के लिए उसने प्रमोट किया है तो हो सकता है फंगस के बारे में कुछ क्वेश्चन आ जाए। तो सबसे पहले आपको ना साइंस में ना स्टैटिक में बायो के अंदर ना ये वाली चीज़ आपको पढ़नी है फंगस के बारे में। लेकिन मैं यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको ना हाईलाइट कर दिया हूँ, वो आप देख लेना एक बार कि भाई फंगस के जो सेल वॉल है वो किसका बना होता है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है वो। ठीक है, वो कार्बन भी स्टोर कर लेता है, मतलब एक तरीके से ठीक ही है, मतलब उस इन्वायरमेंट के लिए। और ये डिकम्पोजर वगैरह को ना कन्वर्ट कर देता है, मतलब डेब्रिज वगैरह में। तो ये ध्यान रखना। तो फंगस आप कहाँ से पढ़ोगे, मेनली स्टैटिक से बायो के अंदर साइंस में। ठीक है, उसके अंदर एक बार देख के जाओगे। अब एक टर्म है, टर्म क्या है, माइक्रो रेमिडिएशन है। अब ये माइक्रो रेमिडिएशन क्या है ना, तो देखो ये ना डिग्रेडेशन में हेल्प करता है प्लास्टिक वगैरह का।
तो इस टर्म को हम क्या कहते हैं, माइको रिमीडिएशन। अब इसके लिए मेडिसिन वगैरह का भी इसमें बनाया गया यार कभी इसमें। अब देखो मेडिसिन क्या बनाया गया इससे, पेनिसिलिन आप लोगों ने सुना होगा, एंटीबायोटिक है, वो इससे बना हुआ है। अब ये वाला जो टेबल है ना विजन ने जो दिया, ये काफ़ी अच्छा किया इसने। आपका एक बार में डाउट वो मतलब क्लियर कर देगा। क्या है वो, फ्लोरा में, फौना में और फंगा में, जिसको आप फंगी कह रहे हो, क्योंकि उसने क्या कहा है कि भाई फंगी को ही हम क्या कहेंगे, फंगा कहेंगे। तो इन तीनों में ना क्या डिफरेंस है ये आपको आता है। तो देखो सबसे पहले आप एग्जांपल में ध्यान रखो, फ्लोरा मतलब क्या होता है, फ्लावर, ट्रीज वगैरह। तो जो पेड़ पौधे हैं, जो फ्लावर है, जो एल्गी है, वो सब किस में आएगा, फ्लोरा में। ठीक है। फौना में क्या आ जाएगा, जो इंसेक्ट है, मतलब जो एनिमल है, जो रेप्टाइल्स है, जो मैमल है। तो एनिमल क्या होता है, फौना, और फ्लावर्स क्या होता है, फ्लोरा। ठीक है। अब जो फंगा है ना, उनमें क्या आ जाएगा, मशरूम, मोल्ड्स, ईस्ट, ये सब जो है ना वो किस में आ जाएंगे, फंगे में आ जाएंगे ये। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब रिप्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखो रिप्रोडक्शन वाला जो ये पार्ट है ना, ये वाला पार्ट एक्चुअली में किस में है, साइंस वाले में पढ़ोगे तो फ्लोरा जो है वो सीड वगैरह से रिप्रोडक्शन करता है। ये आपने देखा होगा पहले 10th क्लास के अंदर चैप्टर में भी ये है। जो अगला टॉपिक है वो है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, कि आखिर जो बायोस्फीयर रिजर्व है ना, देखो यार ये वाला जो टॉपिक है ना, आप कुछ भी पढ़ो लेकिन आपको इंपॉर्टेंट क्या है, बायोस्फीयर की ना मैपिंग इंपॉर्टेंट है। 18 बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना, उसका आपको मैपिंग पूरा पता होना चाहिए कितने हैं। तो देखो एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर जो बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक चीज़ होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, मैप कहते हैं इसको। अब सारे के सारे बायोस्फीयर रिजर्व को ना मैप में हम नहीं डालते हैं, कुछ एक तरीके से हम मैप में ना उनको डालते हैं जिनमें ना मतलब थोड़ा बेहतरीन हम ढंग से काम और करना चाहते हैं। तो देखो 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से ना 12 को हमने मैप के अंदर रिकॉग्नाइज किया है। और पहला कौन था, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो था वो पहला था जिसको हमने किस में डाला था, मैप के अंदर। ठीक है। अब बायोस्फीयर रिजर्व एक्चुअली में क्या है, देखो इन सिटू कंजर्वेशन। अब जिनको भी ये इन सिटू नहीं पता ना, वो उसको मैं बता दूं, इन सिटू का मतलब होता है जहां पे जो एनिमल पाया जाए हम वहीं पर उसको कंजर्व करें। एक्स सिटू क्या होता है, आप एनिमल पाया जा रहा है यहां पर, मैं कंजर्व कर रहा हूं ले जाकर उसको कहीं और, वो हो जाता है एक्स सिटू। ठीक है। अब जरा देखो नेक्स्ट, अब हम 3 जोन की बात करते हैं, किसमें, बायोस्फीयर रिजर्व में। ये बिल्कुल बेसिक का पार्ट है, स्टैटिक का कोर एरिया है, फिर उसके बाद आता है बफर जोन, उसके बाद आता है ट्रांजिशन जोन। और जो कोर एरिया है ना वो स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होता है, और जो ट्रांजिशन जोन है ना उसमें कम्युनिटी वगैरह जो है ना वो सस्टेनेबल एक्टिविटी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है। अब ये आपको पूरा मैपिंग याद रखना है। ये तो देखो मैंने वो वाले अंडरलाइन किए हैं मैपिंग जो मैं जनरली मतलब एक तरीके से इंपॉर्टेंट मानता हूँ, और जो भूल जाता हूँ मैं कुछ कुछ इसके अंदर। ठीक है। बाकी सारे आपको मैपिंग अगर ध्यान रख लेने तो वो आपको कर लेना है, लेकिन हाँ मानस देखो नॉर्थ ईस्ट वाले मैपिंग आपको याद होने चाहिए, प्लस साउथ वाले मैपिंग आपको याद होने चाहिए। क्यों, ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछता है ना वो नॉर्थ ईस्ट से पूछता है या साउथ वगैरह से पूछता है। तो देखो मानस कहाँ है, असम के अंदर है। डिब्रू सिखोवा कहाँ है, ये भी असम के अंदर है। देहांग ये तो पता होगा आप सबको, अरुणाचल में। नोक्रेक ये इंपॉर्टेंट है, मेघालय में है। ठीक है। तो आप मैपिंग में देख लेना, मैपिंग आप कैसे भी करके आपको याद करना पड़ेगा ही। देखो इको सेंसिटिव एरिया, अब इको सेंसिटिव एरिया की बात करें ना तो ये भी टॉपिक तो है स्टैटिक का, लेकिन कुछ कुछ मैंने यहां अंडरलाइन किया। क्यों, क्योंकि कुछ न्यूज में देखो, न्यूज में क्या है, कर्नाटक गवर्नमेंट ने ना एक कमिटी की रिपोर्ट को, कस्तूरबन जो कमिटी थी उनकी रिपोर्ट को ना उसने रिजेक्ट कर दिया। किस लिए, क्योंकि उस कमिटी ने क्या कहा था ना कि मैक्सिमम वेस्टर्न घाट का जो एरिया है ना उसको क्या डिक्लेयर कर दो, इको सेंसिटिव जोन। और जैसे ही कोई इको सेंसिटिव जोन घोषित होता है ना उसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये ध्यान रखना। तो देखो इको सेंसिटिव जोन क्या होता है, ऐसा एरिया जो कि ना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, जहाँ पर ना चेंजेस वगैरह हो रहा हो, बायोडाइवर्सिटी वगैरह काफ़ी रहता हो। कौन इसको नोटिफाई करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और यहीं पर यूपीएससी आपसे खेलेगा, वो क्या देगा, इको सेंसिटिव जोन आर नोटिफाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज रॉन्ग। तो वो ध्यान रखना आपको, स्टेट नहीं करता है, सेंटर करता है। कौन से एक्ट में करता है ये, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब जो भी इको सेंसिटिव जोन है उसके अंदर जो एक्टिविटी है ना वो रेगुलेट की जाती है, ना कि प्रोहिबिटरी होती है। मतलब हम रोकते नहीं हैं, हम उसको रेगुलेट करते हैं। ठीक है। कुछ कुछ एक्टिविटी परमिटेड है, कौन कौन सी, एग्रीकल्चर जो वहाँ पर पहले से ही चल रही है,
हॉर्टिकल्चर जो उनके लोकल कम्युनिटी वगैरह कर रहे हैं, और डेयरी फार्मिंग, ये सब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वेस्टर्न घाट के बारे में यहाँ पर दे रखा है, लेकिन आप क्यों ही फालतू का टाइम वेस्ट करोगे पीटी के अंदर। तो वेस्टर्न घाट आप बड़े डिटेल से पढ़ते हो कहाँ पर, स्टैटिक के अंदर पार्ट। तो मैंने अंडरलाइन फिर भी कुछ पॉइंट किया है, लेकिन आपको ये कहाँ से पढ़ना है, स्टैटिक वाले से, ठीक है। अब कुछ और इससे रिलेटेड न्यूज है, देखो क्या क्या न्यूज है रिलेटेड में। सबसे पहला इंटर गवर्नमेंटल प्लेटफॉर्म है बायोडाइवर्सिटी का, वो यहाँ पर एक बना है, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना ये यूएन की बॉडी नहीं है, लेकिन इसमें इंडिया भी एक मेंबर है, ठीक है। अब इसको क्या मिला है, ब्लू प्लैनेट प्राइज मिला था, इसलिए ये न्यूज में था, ठीक है। तो ये आ सकता है ब्लू प्लैनेट प्राइज जो है वो किस में मिला है, और मेनली ये जब भी आएगा ना पीसीएस वाले एग्जाम में आएगा, यूपीएससी वगैरह बहुत कम पूछेगा ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है वो। फिर अगला जो है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये भी इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आपको पता क्या होना चाहिए इसके अंदर, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की। किस लिए, जो हमारा प्रोटेक्टेड एरिया है उसको बचाने के लिए, जैसे नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इन सभी को बचाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगला जो है वो है पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर। क्या हुआ है, एक पंचायत है, ठीक है, केरल के अंदर, उसने एक रिपोर्ट पब्लिश करी है पीबीआर करके। अब ये एक्चुअली में है क्या, देखो सबसे पहले जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर है उसका क्या कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग है, बिल्कुल है। कौन से एक्ट में है वो, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट में है, ठीक है। अब क्या कहता है कि भाई लोकल पीपल के साथ मिलकर कंसल्ट कर हमें ना एक रजिस्टर बनाना पड़ेगा, जिसमें हम बायोडाइवर्सिटी मैनेज करने की कमिटी वगैरह को हम प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। फिर अगला जो है वो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स है। जब भी कभी कोई इंडेक्स है उसमें आपको एक ही चीज पता होना चाहिए, बस किसने उसको जारी किया। तो इसको कौन जारी करता है, येल सेंटर है इन्वायरमेंटल लॉ एंड पॉलिसी, ठीक है। और इंडिया का रैंक क्या है इसके अंदर, काफी खराब है, 176। अगला जो इंडेक्स है वो है नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रखोगे किसने जारी किया और क्या इसका रैंक है, ठीक है। कैमल की बात करते हैं तो सबसे पहले इस बार क्यों ये मतलब इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि देखो यार यूएन ने ना 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड घोषित किया था। तो क्योंकि 2024 को किया था, न्यूज़ 2024 में भी है ये, तो 2025 में ये आ सकता है कैमल के बारे में। आपको पता है कैमल कहाँ पाए जाते हैं, डेजर्ट में, एशिया और अफ्रीका के अंदर। अब इनके भी कितने होते हैं, मतलब देखो 2-3 तरीके के इनके वैरायटी होते हैं। सबसे पहला एक है अरेबियन और एक है बैक्टीरियन, ठीक है। अरेबियन में जो है वो सिंगल हम्प होता है, जो बीच में वो कैमल का दिख रहा है ना आपको, ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन, तो अरेबियन में सिंगल होता है, और बैक्टीरियन के अंदर कितने होते हैं, 2। कैमल कौन सा एनिमल होता है, हार्बीवोरस, मतलब वो घास वासी खाते हैं। और एक इसमें टर्म है खराई कैमल, किसको कहते हैं, देखो खराई कैमल वो होता है जो ना काफ़ी लंबे डिस्टेंस तक ना स्विंग कर सकता है, वो जो तैर सकता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इंडिया में कहाँ पाया जाता है, तो इंडिया का जो हॉट डेजर्ट है राजस्थान में और गुजरात में, ये सबको पता है लगभग, ठीक है। अब फॉरेस्ट के बारे के अंदर है, फॉरेस्ट में ना ये जो रेड ऑर्गेनाइजेशन है, देखो मैं एक चीज़ आपको बता दूं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है अपना, या तो मैं आपके लिए इकट्ठा इन्वायरमेंट का और इंटरनेशनल रिलेशन का जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मैं इकट्ठा आपको कंप्लीट करवा दूंगा, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। आपको ना स्टैटिक से बार बार ऑर्गेनाइजेशन नहीं पढ़ना, लेकिन आप कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बस जानना, उसका मेन एम क्या है। क्योंकि यूपीएससी ना जो पूछेगा जनरली वो क्या पूछ सकता है, या तो मेंबर पूछ सकता है कि इंडिया मेंबर है कि नहीं है, या तो मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कब है, कब बना, या फिर उसका मेन फंक्शन क्या है। बस ये 3 ही चीज़ पर फोकस करना, बाकी सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो मेनली ये स्टैटिक का है, लेकिन ये रेड क्या है, तो रेड ना डिफॉरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन के लिए एक यूएन का मतलब एफर्ट है। अब यूएन ने इसको स्टार्ट किया, तो देखो इसको आपको किस में पढ़ना है, स्टैटिक में। लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ कुछ पॉइंट आपके लिए नोट डाउन कर लिया है। लॉन्च कब किया गया था इसको, 2008 में। और कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन इसको हैंडल करते हैं, एक तरीके से कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च किया था, FAO और UNDP और यूनेप, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, इन तीनों ने मिलकर। क्या इंडिया इसका पार्टनर है, बिल्कुल इंडिया इसका पार्टनर है, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड एक है रेड प्लस। रेड प्लस को कब लॉन्च किया गया था, वारसा फ्रेमवर्क कहते हैं इसको, रेड प्लस को एक बार। और रेड जो था ना, यूएन रेड, जो फॉरेस्टेशन को एक तरीके से बढ़ावा दे रहा है, उसी के जैसा कौन है, रेड प्लस। तो ये दोनों लगभग एक जैसे ही है,
ठीक है, तो आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होंगी। थोड़े रात हो रहा है, मैं रात में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए, क्योंकि यार आज दोपहर को ही मैं फ़ोन लेके आया था। तो देखो अगला जो टॉपिक है ना वो है इंटरनेशनल एग्रीमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब देखो इसमें देखो क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे पहला कि भाई जो वर्ल्ड है ना वो ऑफ ट्रैक हो रहा है। अपना जो अचीवमेंट है, मतलब जो उनका गोल था कि 2030 तक ना हम ग्लोबल फॉरेस्ट गोल को अचीव कर लेंगे, लेकिन वर्ल्ड जो है ना वो अचीव नहीं कर पा रहा है। बस यही इसके अंदर ये कहा गया है, ठीक है। अब इसमें एक दो पॉइंट और आपको इंपॉर्टेंट है क्या, हमारे यहाँ इंडिया में 17 ऐसे स्टेट हैं जो ना 33% से ज़्यादा जिनके यहाँ क्या है, फॉरेस्ट कवर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये वाले उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ये वाली चीज़ स्किप कर रहा हूँ, क्योंकि ना आपको ना इन्वायरमेंट के अंदर बड़े ध्यान से पढ़ना है पीटी। ऐसा ना हो कि भाई इन्वायरमेंट का पीटी पढ़ते पढ़ते इतना ज़्यादा आप टाइम खराब कर दो कि भाई आपको समझ ही ना आए कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट की भी स्टैटिक होती है। इन्वायरमेंट में जो बायोडाइवर्सिटी का चैप्टर है, जो इकोसिस्टम का चैप्टर है, जो पॉल्यूशन वाला चैप्टर है, ठीक है, जो इन्वायरमेंटल के ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब स्टैटिक के टॉपिक होते हैं। तो आप ना इस पर ज़्यादा ध्यान देना, पीटी के ऊपर थोड़ा कम ध्यान देना। क्यों? पीटी में बस न्यूज़ देखना क्या है, और उस न्यूज़ का बैकग्राउंड जो होगा ना वो स्टैटिक के अंदर आपको पढ़ना है। अब चलते हैं नेक्स्ट। देखो एक है फ्रेमवर्क इंटरनेशनल अरेंजमेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑन फॉरेस्ट। अब इसी के अंदर ना 5 कंपोनेंट है। उसमें एक चीज़ आपको जो इंपॉर्टेंट है वो है यूएन ट्रस्ट फंड। अब ये यूएन ट्रस्ट फंड क्या है यार, एक एग्रीमेंट है फॉरेस्ट पर। तो बस ये आ सकता है कि आखिर ये जो यूएन ट्रस्ट फंड है ना ये क्या है एक तरीके से, मतलब ये किस चीज़ के लिए है। तो ये क्या है, फॉरेस्ट के ऊपर एक अरेंजमेंट है। और क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, मैंडेटरी नहीं है, ये वॉलंटरी है, आपकी मर्जी, देश की मर्जी, ठीक है। ये उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं यहाँ कट कर रहा हूँ, लेकिन हाँ ये मैं पीडीएफ आपको भेज दूंगा ग्रुप के अंदर। तो ग्रुप के अंदर ना अंडरलाइन वाले पोर्शन देख लोगे। मैनग्रोव कंजर्वेशन की बात करेंगे, देखो अंडरलाइन तो मैंने कर दी है, लेकिन टॉपिक इसका ये स्टैटिक का आपको कवर नहीं करना है। यहाँ पर मैनग्रोव आप डिटेल से पढ़ो, किसके अंदर, जियोग्राफी के अंदर पढ़ो, वहाँ पर ये काफ़ी बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक स्किप कर रहे हैं। एक दो आपको स्कीम पता होना चाहिए अभी के लिए। देखो क्या है, इंडिया ने ना एक मिस्टी प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो मिस्टी क्या है, मैनग्रोव का इनिशिएटिव है। ये आ सकता है टर्म वाले क्वेश्चन में, जो यूपीएससी टर्म वाले क्वेश्चन पूछता है ना उसके अंदर ये वाला आ सकता है, ठीक है। अब उसके बाद और एक है सेम इनिशिएटिव है। ये भी क्या है, एक तरीके से एक्वा कल्चर फार्म को मतलब मैनग्रोव के अंदर ना वो डेवलप करने की बात हो रही है। ग्लोबल इनिशिएटिव की बात करें तो मैनग्रोव ब्रेक थ्रू नाम का एक इनिशिएटिव है जो COP27 में लिया गया था इजिप्ट के द्वारा। अब एक चीज़ आप ध्यान रखोगे ना, जो भी इनिशिएटिव आप पढ़ते हो, हर एक इनिशिएटिव ना प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। इनिशिएटिव जनरली ना मेंस के लिए आता है। तो मेंस में आप जब भी आंसर वगैरह लिखते हो ना, उनके अंदर मतलब मेंस में ना आपको बताना पड़ता है कि आप फिर अपने सरकार ने ना क्या क्या काम किया है उसके लिए। तो आपको ना मेंस में इंपॉर्टेंट है ये, इसके अंदर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब कुछ और इससे रिलेटेड न्यूज़ है। सबसे पहला फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, नॉट सो इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है ये जो बॉडी है ना वो स्टैट्यूटरी है। किसके अंदर में है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर में है, ठीक है। अब क्या जो फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी है, क्या उसका रोल जो है वो मतलब जो भी वो एडवाइस करेगा क्या वो मैंडेटरी फॉलो करना, नहीं, वो बस रिकमेंड करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जरूरी वो करे, बस वो रिकमेंड करेगा, बस ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है फॉरेस्ट इकोसिस्टम रीस्टोरेशन इनिशिएटिव। आप नाम से देखो क्लियर है, इकोसिस्टम को हम कर रहे हैं रीस्टोर, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, इसको कौन इंप्लीमेंट किया है, तो सीबीडी का जो सेक्रेटरीट है ना, सीबीडी आप सबने सुना होगा, उसने इसको फाइनली इंप्लीमेंट किया है। अब एक और है नेचर्स रिस्टोरेशन प्लान। किसका प्लान है, ये आ सकता है, तो ये यूरोपियन यूनियन का प्लान है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब इस प्लान के अंदर क्या कहा गया है कि जो यूरोपियन यूनियन है ना, वो जिस तरीके से मतलब वो ग्रीन डील जो कर रहे थे ना, जिनमें मेन उनका एम क्या था कि ग्रीन हाउस गैस को 2050 तक कम करेंगे। तो इसका एम क्या है ना, ये बाइंडिंग है, जिसमें सभी को रिस्टोरेशन टारगेट दिया गया है। किस लिए,
नेचर एक तरीके से बचाने के लिए जो यूरोपियन यूनियन है ना, उनके जो लैंड है, उनके जो सीज वगैरह है ना, उनको रिकवरी के लिए, उनको बचाने के लिए एक बाइंडिंग टारगेट है जो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एग्जाम में आ सकता है नेचर रिस्टोरेशन प्लान जो है वो किस कंट्री के द्वारा मतलब दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट में ही आएगा, तो आपको वहाँ पर गलत कर सकता है। ये यूरोपियन यूनियन की जगह पर ना वो यूएसए दे सकता है, फ्रांस दे सकता है, कुछ ऐसा। ठीक है, अब जो है वो है यूरोपियन यूनियन डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन, कि यूरोपियन यूनियन ने एक डिफॉरेस्टेशन रेगुलेशन भी लाया है। किस लिए, इसका मेन एम क्या है? तो देखो इसका मेन एम क्या है कि जो भी यूरोपियन यूनियन का मार्केट है वो ना डिफॉरेस्टेशन वाले गुड को अब सपोर्ट नहीं करेंगे, कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे इसके लिए, चाहे वो वर्ल्ड में कहीं भी हो। मतलब जो भी डिफॉरेस्टेशन को बढ़ावा देते हैं या फॉरेस्ट डिग्रेडेशन करते हैं, उनके लिए यूरोपियन यूनियन का मार्केट एक तरीके से अब नहीं रहेगा, या वो इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अब आगे जो बात होती है वो है वेटलैंड की। देखो वेटलैंड में ना सबसे पहले आती है हाई सी ट्रेटी। अब ये भी अगर कहा जाए ना तो है टॉपिक ये स्टैटिक का, जिसमें आप क्या पढ़ते हो, ज्योग्राफी के अंदर पढ़ते हो। हाई सी का मतलब देखो सबसे पहले क्या होता है, ऐसी सी जो कि ना किसी भी मतलब जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर ना इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, ना तो वो टेरेस्ट्रियल वाटर में है, ना तो वो इंटरनल वाटर में, मतलब ऐसा जो किसी का नहीं है, उसको क्या कह देंगे हम, हाई सी। मतलब इंटरनेशनल हो जाएगा वो। अब उसी में ना एक ट्रीटी हुआ है, ठीक है, और उसी को हमारे कैबिनेट ने अप्रूव किया है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसमें आप तीन ध्यान रखोगे, तीन जोन है, टेरेस्ट्रियल जिसमें 12 नॉटिकल माइल तक है बेस नाइल, कॉन्टिजियस जोन जिसमें 24 नॉटिकल माइल तक है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है जिसमें 200 नॉटिकल माइल तक है। फिर एग्रीमेंट जो इसके अंदर है ना, जो एग्रीमेंट किया गया है, कौन सा एग्रीमेंट है? देखो ये बायोडाइवर्सिटी बियॉन्ड नेशनल ज्यूरिडिक्शन एग्रीमेंट। अब इसी एग्रीमेंट को ना इंडिया ने अप्रूव किया है। इस एग्रीमेंट को हम पढ़ते हैं, देखो क्या क्या इसके अंदर। सबसे पहले ये किस लिए है, तो मेरीन बायोलाइफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाने के लिए। एडॉप्ट कब किया गया था? 2023 में। सिग्नेचर जो है ओपन है 2 साल के लिए, ठीक है इसका। और ये जो है ना वो लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है। भाई बहुत कम ऐसे होते हैं जो लीगली बाइंडिंग होते हैं, आपको ध्यान देना है। क्या ये लीगली बाइंडिंग है? बिल्कुल है। और 91 कंट्री ने साइन किया है, 8 ने इसको रेटिफाइड किया है, ठीक है। और इंडिया में कौन इंप्लीमेंट करेगा इसको? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट नहीं इंप्लीमेंट करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसको इंप्लीमेंट करने जा रहा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब कुछ कुछ इसमें प्रोविजन है इस वाले ट्रीटी के अंदर। क्या क्या प्रोविजन है? सबसे पहले कि भाई जो भी नेशनल ज्यूरिडिक्शन है उसके एरिया से आगे, मतलब ये इंक्लूड वगैरह जो है ना उसमें हाई सी इंक्लूड नहीं होता है। अब बाकी जो है ना इसमें जो एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट है वो कौन उसका फैसला लेगा, तो उसके लिए COP बनाए गए जो उसके फैसले वगैरह को लेंगे। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर अनक्लॉज के बारे में आप जानते हो। अनक्लॉज क्या करता है? एक तरीके से ना लॉ बनाता है लेजिटिमेट बिहेवियर के लिए, कि भाई आप सी को ना कैसे इस्तेमाल करोगे, समुद्र को कैसे इस्तेमाल करोगे। अनक्लॉज जो है वो कब आया था? तो ये इन्फोर्स हुआ था 1994 में। इंडिया भी इसका एक पार्टी है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर हो गया। अब जो अगला है टॉपिक कोरल ब्लीचिंग। कंप्लीट तौर से ये टॉपिक है स्टैटिक का। आप कोरल के बारे में पढ़ोगे, आप रीफ के बारे में पढ़ोगे, और इंडिया के अंदर ये कहाँ कहाँ है उसके बारे में आप पढ़ोगे। किसमें? स्टैटिक वाले टॉपिक से। यहाँ पर आपको नहीं पढ़ना, लेकिन हाँ कुछ कुछ मैंने अंडरलाइन कर दिया है तो आप देख लोगे ज़रूर, लेकिन पढ़ोगे आप रियली कहाँ पर? ये स्टैटिक वाले पार्ट के अंदर आपको, क्योंकि आप यार पीटी इसलिए पढ़ते हो ना क्योंकि आप करंट अफेयर देख रहे हो। अगर स्टैटिक के लिए भी पीटी आपको पढ़ना पड़ जाए तो फिर किस बात का आप पढ़ रहे हो मतलब। तो पीटी ना हमें बस करंट के लिए देखना है, जो भी करंट में चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, ठीक है। स्टैटिक के लिए पीटी में नहीं पढ़ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये टॉपिक हो गया। रामसर साइट में ना जो आपका लेटेस्ट है उसका बस आप मैपिंग ध्यान रखोगे कि रामसर साइट में ना लेटेस्ट मैपिंग कौन सा है। तो देखो सबसे पहला नागी एंड नकटी बर्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रामसर साइट में आया है। कहाँ से है ये? बिहार से है। और दोनों के दोनों ना मैनमेड है, ठीक है। फिर 2 जो है वो तमिलनाडु से है। कौन कौन सा? एक तो है कज्जू वैली और एक है नंजारायन, ठीक है। नंजारायन और कज्जू वैली कहाँ पर? ये तमिलनाडु के अंदर है। और एक है तवा, तवा जो है वो मध्य प्रदेश के अंदर है। तो आपको ये चारों ध्यान रखना है जो अभी लेटेस्ट में है। बाकी वेटलैंड के बारे में मैपिंग है, स्टैटिक है,
कि आप रामसर साइट की जो मैपिंग है ना, आप उसको ध्यान रखोगे, ठीक है। और ये प्योर स्टैटिक है, क्योंकि आपको ना मैपिंग रटना है। तो देखो जो जो न्यूज में था रामसर साइट, वो तो यहाँ दे रखा है। काबर लेक जो है वो बिहार में, देखो सांगपो लेक जो है वो है लद्दाख के अंदर, पुलिकट लेक आप जानते हो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है, सुंदरबन आप जानते हो बंगाल के अंदर है। तो ये मैपिंग वाला है, लेकिन मैं इतना नहीं कहूँगा, सारे के सारे रामसर साइट जो है ना वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन स्प्रिंग इनिशिएटिव। ये एक्चुअली में क्या है, बस देखो स्प्रिंग इनिशिएटिव जो है ना वो किसने लॉन्च किया, तो ध्यान रखना यूनाइटेड नेशन का कोई नेटवर्क है क्या एक्चुअली में है यह किस टर्म से रिलेटेड कह रही है। 2030 तक ना हम नेचर लॉस को रिवर्स करना चाहते हैं, इसीलिए ये स्प्रिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। तो एग्जाम में आ सकता है स्प्रिंग इनिशिएटिव जो है ना वो किससे रिलेटेड था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो है सैलो एक्विफायर मैनेजमेंट, ठीक है। इसको लॉन्च किसने किया है, तेलंगाना ने। आपको ये ध्यान रखना है ये है क्या एग्जाम में, क्योंकि टर्म आएगा ये, तो टर्म क्या है, ये अर्बन वाटर मैनेजमेंट टेक्निक है ये, कि अर्बन वाटर जो है ना हम उसको मैनेज कर रहे हैं, ठीक है। ये हो जाएगा आपसे। फिर है फिशमीप इनिशिएटिव है, इसको लॉन्च कब किया गया था, 2013 के अंदर। क्योंकि भाई फिश का नाम से क्लियर क्या है कि भाई जो भी फिश का बायोमास वगैरह है तो उसके हमें कंजर्व करना है। अब कुछ टर्म्स हैं जो न्यूज में है, देखो क्या क्या, प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश किसको कहते हैं, देखो सबसे पहले कि आपने ये पढ़ा होगा कि भाई जो फिटोप्लैंकटन होते हैं जो ना रेड कलर वगैरह में हो जाते हैं, जब उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, मतलब उनमें ना जब काफ़ी ज़्यादा आप देखोगे उनमें कलर पिगमेंट होते हैं अलग अलग, जो आप किस में पढ़ोगे, स्टैटिक में, कोरल वाले में। लेकिन आपको ये टर्म समझना है प्लैंकटन क्रैश किसको कहते हैं। देखो प्लैंकटन क्रैश एक्चुअली में क्या है ना, जो पिगमेंट वगैरह उनके अंदर होते हैं वो ना रॉक से स्टिक हो जाए। जैसे मान लो सी फ्लोर है, ये समुद्र है, तो समुद्र का जो रॉक है ना उससे वो चिपक जाते हैं और वो एक तरीके से फिल्म लाइक स्ट्रक्चर बना देते हैं रेड टाइड जैसा, और उसी को हम क्या कह देते हैं, प्लैंकटन क्रैश। और उसमें ना CO2 काफ़ी कमी हो जाती है, न्यूट्रिएंट्स वगैरह की काफ़ी कमी हो जाती है, ठीक है। अब एक है गैप लिमिटेशन। गैप लिमिटेशन क्या है, एक फिजिकल कंस्ट्रेंट है, ठीक है, साइज के ऊपर, प्रे के ऊपर। जैसे गैप लिमिटेशन ने क्या कहता है एक तरीके से कि भाई कौन से साइज के प्रे जो है ना, कौन से साइज का एनिमल जो है वो किसको खा सकता है। तो ध्यान रखना जो गैप लिमिटेशन है ना, या फिर ये है इसके अंदर लिमिटेशन मतलब क्या है, कमियां, कि भाई एक लिमिट है। तो क्या कहा गया है कि जो गैप है ना वो किसको खा सकता है, मतलब कौन से एनिमल जो है वो किस एनिमल को खा सकता है अपने माउथ के द्वारा। तो ये उसके रिलेटेड है। अब अगला जो एक टर्म है वो है मेगाफोना। अब मेगाफोना क्या है एक तरीके से, तो इसमें ना कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना है, एक ऐसा फाना, एक ऐसा एनिमल जिसका वेट 50 kg से क्या हो, ज़्यादा हो। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर है स्टॉर्म मेटालाइट्स। अब ये क्या है, माइक्रोबल कम्युनिटी है जो कि ना रॉक के लेयर से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। आपको बस टर्म ही ध्यान रखना है, और रिसेंटली ना इसका डिस्कवर वगैरह किया गया इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन्वायरमेंटल DNA पिछले साल PYQ में आ चुका है। ये क्या है, जो भी इन्वायरमेंट में ना रिलीज होते हैं DNA, किससे, सेलुलर मटेरियल से, उनको क्या कहा जाता है, eDNA कहते हैं। स्पेसिएशन स्टैटिक का टॉपिक है। ये एक्चुअली में ना एक स्प्लिटिंग इवेंट है जिसमें ना दो सेपरेट स्पीसीज बन जाते हैं, मतलब एक स्पीसीज बनता है उसी से अब दो बनेगा, तो उसको हम क्या कह देते हैं, स्पेसिएशन कहते हैं। अब एक है बायोल्यूमिनेंस। बायोल्यूमिनेंस क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टी जिससे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना वो क्या इमिट करती हो, लाइट, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग क्या है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें ना लाइव स्टॉक जो था, जो पोल्ट्री वगैरह था, उसको ना हम कंट्रोल कंडीशन के अंदर ना फैक्ट्री फार्मिंग वगैरह वो करते हैं। फिर एक टर्म है वुडी इंक्रोचमेंट। अब वुडी इंक्रोचमेंट क्या है, अगर किसी एरिया में पेड़ पौधे अचानक से बहुत बढ़ जाते हैं या झाड़ी वगैरह बढ़ जाती है, उसी को हम कह देते हैं वुडी इंक्रोचमेंट, कि भाई पेड़ पौधे ने ना इंक्रोच कर लिया है। ये टर्म ध्यान रखोगे। फिर एक है ग्रीन वाटर एंड ब्लू वाटर। तो देखो ग्रीन वाटर का मतलब क्या होता है, सॉइल के अंदर और वेजिटेशन के अंदर जो मॉइस्चर है ना, मॉइस्चर को आप कहते हो ग्रीन वाटर। ब्लू वाटर किसको कहते हैं, जो ग्राउंड वाटर वगैरह है ना, जो लेक में है, रिवर में, रिजर्वियर में है, ये सब, उसको हम कहते हैं ब्लू वाटर, ठीक है। आपको इतना ध्यान रखना है। अब ऑर्गेनाइजेशन में देखो 3 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, वो तीनों आप ध्यान रखोगे। सबसे पहला, क्या इंडिया उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है या नहीं, पहली बात। दूसरी बात,
ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है, ठीक है। और अगर आप याद कर सकते हो फैक्ट, तो ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर या फिर उसका जो मेंबर है ना, वो भी कौन सा, लेटेस्ट वाला, क्योंकि कई बार ना मेंबर से आ सकते हैं क्वेश्चन। तो ऑर्गेनाइजेशन ना आप देख लोगे, मैं यहाँ पर अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, ऑर्गेनाइजेशन में मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ। तो ऑर्गेनाइजेशन ना बॉक्स के अंदर आपको दे रखा होगा, बस आपको ये तीन ही चीज़ पर फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और सारे ऑर्गेनाइजेशन भी इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे साइट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको देखना है। दूसरा IUCN इंपॉर्टेंट है, ये आपको कर लेने हैं। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही फंड में कुछ पैसे वैसे का लेन देन होता है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट था। ऑर्गेनाइजेशन में ना रिपोर्ट या इंडेक्स वही देखना जो कि ना लेटेस्ट में दिया गया हो 1 साल के अंदर। सारे रिपोर्ट इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ ट्रेड रिपोर्ट जो है ना, वो कौन करता है, साइट्स निकालता है उसको। ऐसे ही IUCN जो है वो कौन सा रिपोर्ट निकालता है, देखो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो। जैसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, अब इसकी अगर बात करें तो ये एक रिपोर्ट निकालता है, लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। तो ये किसके द्वारा निकाला जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो एक बड़ा टॉपिक यार कंप्लीट हुआ है बायोडाइवर्सिटी का। अब जो दूसरा टॉपिक है ना, वो है क्लाइमेट चेंज। अब जो देखो अगला जो टॉपिक है ना, उसके अंदर टॉपिक क्या है हमारा, क्लाइमेट चेंज में नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, यानी कि ना हर एक देश ना अपना कुछ ना कुछ वादा किया है कि हम ये चीज़ पूरा करेंगे, मतलब कुछ टाइम लिमिट के साथ में। सबसे पहला देखो जो हमारा टारगेट है 2030 के लिए, वो क्या क्या है। तो सबसे पहली देखो चीज़ है, जो GDP है ना, उसमें हम एमिशन इंटेंसिटी 2005 के लेवल से ना घटाएंगे। कितना घटाएंगे, पहले वादा किया गया था ये 33% से हम 35% करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो हमने अब न्यू वादा कितना कर दिया है, 45% का। ये हमारा न्यू वाला वादा है, ठीक है। ऐसे ही हमने और वादा किया है कि जो नॉन फॉसिल्स फ्यूल है उससे हम अपना इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अपडेटेड में कितना परसेंट इंस्टॉल करेंगे हम, 50%। और कार्बन सिंक बनाएंगे हम, जो कार्बन को स्टोर कर सके। कितना बनाएंगे हम, 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इन सभी के लिए इंडिया ने ना एक मास मूवमेंट शुरू किया था, जिसको आप सभी लोग लाइफ के नाम से जानते हो, ठीक है, जो कि लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट इसको स्टैंड करते हैं हम, ठीक है। अब इंडिया के ना 5 कुछ पंच अमृत है। आपको ये 5 पंच अमृत ना एक तरीके से अगर मैं कहूँ ना, तो आपको रटे होने चाहिए बिल्कुल ये पूरे, ठीक है। जो कंट्रीब्यूशन इंडिया ने ना वादा किया है, उसी कंट्रीब्यूशन का ये कुछ पार्ट है। देखो ये वाला आपने ऑलरेडी अभी देख लिया कि कार्बन इंटेंसिटी जो है वो 45% इंडिया करेगा, ठीक है। कार्बन नॉन फॉसिल फ्यूल से एनर्जी बनाएगा, वो 2070 तक ना नेट एमिशन 0 करेगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बन जाता है। बाकी सब तो वही है। उसके बाद फिर अगला क्या है, यूनाइटेड नेशन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ है ना, COP29, उसमें इंडिया ने क्या क्या इंपॉर्टेंट किया, वर्ल्ड ने क्या क्या इंपॉर्टेंट किया है, ये एग्जाम में आता है। और यहाँ से ना हर एक बार एक्सपेक्टेड होता है कि कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाए, ठीक है। सबसे पहला ये हुआ कहाँ है, बाकू में, अजरबैजान में है, ठीक है। अगर बाकू में होगा तो कौन सा फ्रेमवर्क अप्लाई होगा, एक तरीके से बाकू फ्रेमवर्क। अब पहला COP यहाँ पर कब हुआ था, बर्लिन में। ये कुछ फैक्ट है, बिल्कुल हिस्टोरिक है। अब अभी हुआ क्या है ना, देखो क्या क्या याद करना आपको, हर एक चीज़ आपको नहीं याद रखना। ये वाली चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों कह रहा हूँ मैं, हर एक न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। हर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में देखो क्या है, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है। किस लिए, इसी को कहा गया है बाकू फाइनेंस गोल। अब इसमें ना 300 बिलियन ना एनुअली दिया जाएगा 2035 तक, मतलब 2035 तक ना, जिसको आप कहोगे ट्रिपल फाइनेंस, वो दिया जाएगा। किस लिए, डेवलपिंग कंट्री को क्लाइमेट एक्शन लेने के लिए। तो देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्यों, हम ना पैसे दे रहे हैं और वो भी इतना ज़्यादा, $300 बिलियन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी को कहा गया है क्या, न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल। अब उसके बाद जो अगला जो इंपॉर्टेंट है ना, जो मैं यहाँ पर अंडरलाइन देखो कर दिया हूँ, जेंडर एंड क्लाइमेट चेंज। अगर इसकी हम बात करें ना, तो सबसे पहले एक लीमा बर्ग प्रोग्राम है जेंडर पर,
कब बना थे कॉप 20 में बना था, किस लिए? हम चाह रहे थे कि जेंडर कंसिडरेशन के अंदर भी ना होना चाहिए ऐसा, लेकिन हाँ बातचीत कहकर ये रह गया है, ठीक है, ये हुआ नहीं है। फिर अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस वगैरह का, तो उसमें ना कुछ चीज़ें इंडिया ने भी करी है। अच्छा, 2 प्रोटोकॉल इसके लिए इंपॉर्टेंट है। कब? इस फ्रेमवर्क में जो पहले हो चुका है, क्या क्या? एक तो क्योटो प्रोटोकॉल है जो ग्रीन हाउस गैस के लिए है, और एक पेरिस एग्रीमेंट हुआ था जिसमें कहा गया था कि हम वर्ल्ड का टेम्परेचर जो है ना वो 1.5 डिग्री रखेंगे, ये आप ध्यान रखोगे। अब नेक्स्ट जो है, क्या क्या डिक्लेरेशन इसके अंदर लॉन्च किया गया, या क्या क्या इनिशिएटिव इसके अंदर लॉन्च किया गया है। देखो जो जो इम्पोर्टेंट है बस वही ध्यान रखना। एक तो देखो है रिड्यूसिंग मीथेन फ्रॉम ऑर्गेनिक वेस्ट, और एक है एनर्जी स्टोरेज एंड ग्रिड प्लेज। तो देखो आप इसके मैंने अंडरलाइन कर दिया, क्या जो मीथेन प्लेज है ना, ग्लोबल मीथेन प्लेज, ये तो लिया गया था COP 26 पर, लेकिन जो रिड्यूसिंग मीथेन प्लेज है ना एक तरीके से डिक्लेरेशन, इसको इंडिया ने ना नहीं किया है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। एक चीज़ जो हम बहुत बात कर रहे हैं आजकल इसकी, ग्रीन हाइड्रोजन की। तो जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात करते हैं ना, तो हाइड्रोजन डिक्लेरेशन एक साइन हुआ है, किस लिए? हम क्लीन हाइड्रोजन को ना बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। इस पर ध्यान देना, आप एग्जाम में आएगा कि भाई ये लीगली बाइंडिंग है, तो नहीं है। फिर और भी बहुत सारे इनिशिएटिव हुआ है, जैसे एक है बाकू हारमोनिया क्लाइमेट इनिशिएटिव, ये एग्जाम में आ सकता है, किससे रिलेटेड है? तो देखो ये रिलेटेड है FAO, और FAO किससे रिलेटेड होता है? एग्रीकल्चर से। ऐसे ही एक क्लाइमेट फाइनेंस एक्शन फंड बना है, किसने बनाया है इसको? अजरबैजान ने। किस लिए बनाया है? डेवलपिंग कंट्रीज को ना क्लाइमेट प्रोजेक्ट में सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यहां तक आपका ये वाला हो गया। अब ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है, पैक्ट क्या है? पार्टनरशिप फॉर एक्शन एंड क्लाइमेट ट्रांजिशन। इसमें एक्चुअली में क्या कहा जाएगा, हम ना 1.5 डिग्री अचीव करना चाहते हैं ना, जो कि उससे कम ही रहे टेम्परेचर, तो वही वाले के लिए बनाया गया पैक्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब आखिर इंडिया ने क्या क्या किया? तो देखो इंडिया ने ना कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है। इंडिया ने प्रपोज किया 1.3 बिलियन एनुअली अपना नेशनल क्वांटिटेटिव गोल जो है। फिर 600 बिलियन डॉलर जो है ना वो ग्रांट्स एक तरीके से है इंडिया का, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें इंडिया ने अपोज किया है, ये आ सकता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में, क्योंकि जो भी इंडिया अपोज कर रहा है आपको उसके बारे में जानना है। क्या है वो? सबसे पहला मिटिगेशन वर्क प्रोग्राम है, इसको इंडिया ने अपोज किया है। किस लिए अपोज किया है? कि भाई, और एक और टेम्परेचर गोल जो है ना पेरिस एग्रीमेंट के अंदर, कि भाई हमें 1.5 डिग्री करना ही करना है, एक इसको भी इंडिया ने अपोज किया है, ठीक है। अब अगर इंडिया ने अपोज किया है तो आपको ना ये वाली चीज़ पता होनी चाहिए कि क्या अपोज किया है। अब एक और चीज़, जो भी अपोज्ड फॉलोअप मैकेनिज्म है ना, वो आउटकम बाद में उसके निकलते हैं, लेकिन जो भी हम अपोज कर रहे हैं ना उसका एक चीज़ तो आपको क्या पता होना चाहिए कि वो टर्म क्या है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन किया है, लेकिन अंडरलाइन इसलिए किया है ताकि ना आपको कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपको लगे यार कि पूरा ही पढ़ना है तो आप पढ़ सको, मतलब आप फ्री हो अपने तरफ से कि आप ये चाहो तो ये पूरा पढ़ सकते हो, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर दिया है, ठीक है। अब इंडिया जो है ना साइड में क्या क्या करता रहा है इसके, तो देखो सबसे पहले देखो डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर एक बना है, एक है लीड आईटी मीटअप। लीड आईटी मीटअप जो है ना वो स्वीडन के साथ इसने होस्ट किया है। मतलब ये लीड आईटी मीटअप क्या है, हम लो कार्बन इंडस्ट्री ट्रांजिशन करना चाहते हैं, हम कार्बन इंडस्ट्री में ना कम चाहते हैं, मतलब वो एक तरीके से एनर्जी जो है ना वो, तो बाकी सारी चीज़ें ना इस बार कोई ज़्यादा खास नहीं था, लेकिन हाँ कुछ आपको पता होना चाहिए बस वर्ल्ड का, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। अब जो अगला टॉपिक है देखो वो है आर्टिकल 6। आर्टिकल 6 के बारे में ना एक ही चीज़ आपको पता होना चाहिए, ये किससे रिलेटेड है। तो देखो ध्यान रखना, ये एक मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, किस लिए? हमारा जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ना उसको अचीव करने के लिए एक ये मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, बस इतना पता होना चाहिए। और आपको पता है भाई जो कार्बन ट्रेडिंग है, कार्बन ट्रेडिंग जिसमें हम कार्बन को ना खरीदते हैं बेचते हैं, मतलब वो कंपनी वाला जो है वो कब आया था? क्योटो प्रोटोकॉल में आया था 1997
7 के अंदर। अब कुछ आर्टिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना, उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते भाई, क्योंकि इतना कौन पढ़ता है आर्टिकल 6.2 आर्टिकल 6.4, और इतना स्पेसिफिक कैसे पूछेगा यूपीएससी। भाई यूपीएससी आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि जनरल नॉलेज आपकी ठीक हो, ओवरऑल आप कितना जानते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक एक पॉइंट आपको रट्टा होना चाहिए, मतलब इस तरीके से नहीं आएगा, ठीक है। अब ये आर्टिकल तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट स्टैटिक का भी पार्ट है, ये आपको ये स्टैटिक में भी कवर कर लेना चाहिए। लेकिन एक चीज़ बस ध्यान रखो, जो क्योटो प्रोटोकॉल है वो डेवलप्ड कंट्री के लिए लिमिटेड है, लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट है ना वो सारे कंट्री का है, ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ना CDM प्रोजेक्ट से ना पैसा आता है, लेकिन जो पेरिस एग्रीमेंट है ना उसमें 5% प्रोसीड आता है, ये ध्यान रखना। फिर क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर में ना जो अलाउड है ओल्डर क्रेडिट को, जो इनएक्टिव क्रेडिट वगैरह है ना उसको अलाउ कर दिया गया है, लेकिन पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ना 2013 के बाद के क्रेडिट जो है ना वो अलाउ किए गए। तो ये आपका मेन अंतर यहाँ पर दे रखा है। फिर क्लाइमेट फाइनेंस करके टॉपिक है, देखो प्रॉपर ये स्टैटिक का टॉपिक है, आपको पूरा स्टैटिक की ध्यान रखना है इसका। और न्यू क्वांटिफाइड गोल क्या है ये भी मैंने आपको ऊपर बताया COP29 के अंदर, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये अलग अलग फंड होते हैं यार, और ये जो अलग अलग फंड है ना क्लाइमेट के, ये अलग अलग फंड जो है वो अलग अलग COP के अंदर ये लाए गए हैं। कोई COP28 में आया, कोई COP27 में आया, कोई COP7 में आया। तो मतलब आपको बस अलग अलग फंड में कौन सा कब आया है और कौन किससे रिलेटेड है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये। देखो है स्टैटिक का भी मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया, आपको बस याद रखना है कि जैसे एडेप्टेशन फंड किसके लिए है, तो मार्केट बेस्ड के लिए है। फिर वैसे अगर मैं बोलूँ ग्रीन क्लाइमेट फंड किसके लिए है, तो डेवलप्ड कंट्री के लिए $100 बिलियन जो मिला था। तो मतलब आपको फंड का नाम और उसका कुछ इंट्रो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक फंड था जो लॉस एंड डैमेज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इसको कहाँ स्टेब्लिश किया गया था, COP नंबर 27 में जो इजिप्ट में हुआ था, ठीक है। तो ये आपको इतना ध्यान रखना। अब एक जो है वो है ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी, प्योर एस्थेटिक टॉपिक, आपको यहाँ से कुछ ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप जो भी पढ़ोगे ना वो इससे स्टैटिक पढ़ोगे। क्यों? क्योंकि जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी है ना ये इतना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे के सारे इन्वायरमेंट के जो फंड है ना वो 5 कन्वेंशन का ये हेड है एक तरीके से। 5 कन्वेंशन को ये पैसा देता है, UNFCCC को, CBD को, UNCCD को और स्टॉकहोम कन्वेंशन जिसको आप क्या कहते हो POP के लिए बनाया गया था, और मिनीमाटा कन्वेंशन जो किसके लिए बनाया गया था, मरकरी के लिए। इन 5 को ना यहाँ से पैसा मिलता है, किससे, जिसको आप कहते हो ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी। स्टैटिक का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर थोड़ा हिंट आपको दे दिया क्या पढ़ना है, ठीक है। अंटार्कटिक ट्रीटी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत न्यूज में है ये। सबसे पहले देखो क्या क्या इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। 57 मेंबर है, ठीक है। इंडिया जो है उसका मेंबर तो नहीं है, लेकिन कंसल्टेटिव पार्टी है इंडिया। अब अंटार्कटिक ट्रीटी कहाँ पर लागू होता है, तो साउथ लैटिट्यूड के ना 60 डिग्री के बाद ये लागू होगा, 60 से पहले लागू ये नहीं होता है। क्या कहता है ये ट्रीटी कि अंटार्कटिका के अंदर आप न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं कर सकते, वेस्ट डिस्पोजल नहीं कर सकते और मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं कर सकते। बाकी हाँ रिसर्च के पर्पज से आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अब अंटार्कटिका में ना अलग अलग ट्रीटी है, कन्वेंशन है, उसमें से ना कुछ इंडिया के द्वारा साइन हुआ है, कुछ इंडिया के द्वारा रेटिफाइड हो गया। तो देखो अंटार्कटिक मेरीन रिवेलिंग रिसोर्स जो है ना उसको इंडिया ने रेटिफाई कर दिया है, लेकिन जो अंटार्कटिक ट्रीटी जो मैरिड प्रोटोकॉल है उसको इंडिया ने बस क्या किया है, साइन किया है। तो ये आपको दोनों ध्यान रखना है। फिर जो नेक्स्ट है वो है अंटार्कटिक इनिशिएटिव। इंडिया का 2 एक तरीके से स्टेशन चल रहा है, एक दक्षिण गंगोत्री, एक मैत्री और एक भारती। ये 3 जो स्टेशन है ना इंडिया का, ये कहाँ चल रहा है, अंटार्कटिका के अंदर। किस लिए, रिसर्च के लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखो और कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज है इसके अंदर। तो सबसे पहले क्लाइमेट टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करते हैं तो देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बस ये इम्प्लीमेंटेशन आम है किसका, यूनाइटेड नेशन का। आपको बस इतनी बात पता होना चाहिए। फिर
क्लाइमेट प्रॉमिस इनिशिएटिव, नाम से ही क्या क्लियर है कि भाई ऐसा इनिशिएटिव होगा जिसमें क्लाइमेट के लिए ना कुछ प्रॉमिस की जा रही होंगी किसको, डेवलपिंग कंट्री को, उसको सपोर्ट करने के लिए। फिर अगला जो टॉपिक है वो है ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप। इसमें आप क्या पढ़ोगे ना, यूनेस्को ने कुछ चीज़ें लॉन्च करी। क्या? ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस, एग्जाम में आ सकता है। ग्रीनिंग करिकुलम गाइडेंस इज इनिशिएटेड बाय यूनेस्को, लेकिन यूनेस्को की जगह पर वो कुछ और देगा, तो ये ध्यान रखना आप। और जो न्यू स्कूल क्वालिटी गाइडेंस है ना, वो भी किसने जारी किया है? यूनेस्को ने। ठीक है, अब यूनेस्को के अंदर एक्चुअली में जो न्यू गाइडलाइन है इसमें क्या कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट है बात। जो भी हमारी कॉमन अंडरस्टैंडिंग है क्लाइमेट के बारे में, वो सारा का सारा ना एजुकेशन में कंसिस्ट होगा, एक जैसे हर्ज का, सभी का ये इकट्ठा होगा। ठीक है, अब एक टॉपिक है जिसको आप कहते हो क्लाइमेट पॉलिसी इनिशिएटिव, कि क्लाइमेट की कोई पॉलिसी है, उसके लिए हमने कोई क्या लिया है, इनिशिएटिव। लेकिन ये इंडिपेंडेंट है, कोई ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से नहीं है जिसने इसको चालू किया है। किसने चालू किया है? सीपीआई। ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगला जो है वह साइंस बेस्ड टारगेट इनिशिएटिव, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, लेकिन बस कुछ पॉइंट ध्यान रखोगे। कॉरपोरेट क्लाइमेट एक्शन है कि भाई जो कॉरपोरेट है ना, वो किस तरीके से अपने क्लाइमेट में एक्शन वगैरह ले रहे हैं, ये उसकी बात कर रहा है। ठीक है, और ये इनेबल करते हैं कंपनी वगैरह को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह को, कि भाई क्लाइमेट की बातें करो। अब है नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल स्टडीज प्रोग्राम, उतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है ये भी, बस इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखना है। क्या? इसको कौन ऑपरेट करता है? इसरो करता है ऑपरेट, और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस करता है ऑपरेट। ठीक है, किसका फ्रेमवर्क ये? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। अब अगला जो है वो है इंटरेक्ट। इंटरेक्ट क्या है? एक नेटवर्क है रिसर्च स्टेशन का, लेकिन वो रिसर्च स्टेशन कहाँ है? आर्कटिक में और उसके सराउंडिंग में। तो ये वन वर्ड में आ सकता है, बिल्कुल टर्म में। टर्म क्या है? इंटरेक्ट एक्चुअली में क्या है? एक ऐसा नेटवर्क जो कि आर्कटिक में है और उसके सराउंडिंग में है। किसने फाउंड किया इसको, कितने बनाया इसको? यूनाइटेड यूरोपियन यूनियन ने। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर अगला है 1 मिलियन यूथ एक्शन चैलेंज, डायरेक्ट आ सकता है। ये भाई स्टार्ट कौन कर रहा है? तो देखो यूएनसीसी लर्न करके है एक संस्था, ऑर्गेनाइजेशन, उसने इसको स्टार्ट किया है। किसको इनकरेज करने के लिए? तो 10 साल के बच्चे से लेकर 30 साल के बच्चे तक ना, हम इसको इनकरेज करना चाहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो SDG है ना, मैं तो कहूँगा ये टोटल 17, आपको 17 की ना पूरी लिस्ट पता होनी चाहिए। मैंने यहाँ अंडरलाइन कर दिया यहाँ पर जो आया है, लेकिन आपको पूरी लिस्ट पता होना चाहिए। क्यों? आजकल ऐसे क्वेश्चन ना मैचिंग के अंदर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसलिए आपको ना ये छोड़ना नहीं है। अब जो अगला टॉपिक है वो है क्लाइमेट मिटिगेशन एंड अडेप्टेशन, जिसमें ग्रीन क्रेडिट रूल के बारे में आपको पढ़ना है। अब देखो ग्रीन क्रेडिट होता क्या, ये टर्म आपको ध्यान रखना है। ये एक्चुअली में क्या है? देखो ऐसा इंसेंटिव जो प्रोवाइड किया जा रहा है, किस लिए? अगर कोई पॉजिटिव काम करता है इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, तो ग्रीन क्रेडिट क्या है? कार्बन क्रेडिट की तरह एक ऐसी इनिशिएटिव है जो कि ना प्रोवाइड करी जा रही है। किस लिए? अगर कोई अच्छा काम करता है इन्वायरमेंट के लिए तो। ठीक है, कार्बन क्रेडिट की तरह ही था ये। अब ये जो प्रोग्राम है, क्या वो मार्केट बेस्ड है? बिल्कुल मार्केट बेस्ड है। कौन से एक्ट के अंदर इस्टेब्लिश हुआ ये वाला? तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, और इसका नोडल एजेंसी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, ये तो कार्बन ट्रेड के बारे में बता रखा है। अब ये वाला जो टर्म है ना, ये है PYQ के अंदर। पिछले साल ये 1-2 साल में ये PYQ में आया था कि ग्रीन वॉशिंग क्या है। उसके बाद से यार ये ऐसे ऐसे टर्म लगातार पीठ में भरे पड़े होते हैं। आपको मैं बस इतना सलाह दूंगा, जो साइड में टर्म लिखा हुआ है, देखो ग्रीन वॉशिंग पहले मैं समझा दूं आपको। ग्रीन वॉशिंग का मतलब है आपका जो प्रोडक्ट है वो ग्रीन है नहीं, इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, लेकिन आप ना दिखा रहे हो। बस दिखावा जो करते हैं ना लोग, जो ग्रीन एक्चुअली में नहीं था उनका प्रोडक्ट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, लेकिन फिर भी वो दिखा रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं? ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो आपको ना कुछ कुछ टर्म दिए हैं, वो टर्म आप इधर से ध्यान रखोगे। ग्रीन हाउसिंग क्या होता है, फिर ग्रीन रिंसिंग क्या होता है, ग्रीन लेबलिंग क्या होता है, मतलब लेबल आप गलत तरीके से कर रहे हो ग्रीन को दिखाकर। ग्रीन लाइटनिंग क्या होता है, तो अलग अलग उसके नाम है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट टॉपिक है DAX+S प्लांट। क्या है ये?
डायरेक्ट एयर कैप्चर एंड स्टोरेज प्लांट, मतलब पहले हम डायरेक्ट एयर को कैप्चर करेंगे, फिर उसको हम क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, और उसी के लिए क्या बना दिया हमने, प्लांट बना दिया। एक बात आपको जो ध्यान रखनी है, पूरे वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्लांट है ना, वो कहाँ स्टार्ट हुआ है, आइसलैंड में। अब ये प्लांट करता क्या है, तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिमूवल है ना, उसकी टेक्नोलॉजी। आपको बस इतना भी ध्यान रहे ना आप, तो आप एग्जाम में क्वेश्चन शायद ये अटेम्प्ट कर दो। तो करता क्या ये वाला, कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल का एक टेक्नोलॉजी है जो उसको कैप्चर करता है और उसके बाद फाइनली उसको क्या करता है, स्टोर करता है। तो ये वाला पॉइंट। अब एक है CO2 मिथेनॉल कन्वर्जन। अब देखो इसको एक्चुअली में क्या है ना, पुणे के अंदर ये प्रपोज किया गया है, और वो भी PPP मॉडल में, जिसमें हमने क्या कहा है कि भाई CO2 से ना हम मिथेनॉल बनाएंगे। कैसे, कार्बन को कैप्चर करके उनके एटमॉस्फेयर में जाने से पहले, मतलब वो अभी एटमॉस्फेयर में नहीं गए, लेकिन हमने पहले उसको क्या कर लिया, कैप्चर, यानी पहले धर लिया उनको। और मिथेनॉल के बारे में जानकारी दे रखी है। 20% डाईमिथाइल एथर क्या होता है, जिसे हमने ब्लेंडिंग किया है LPG के साथ। नीति आयोग का एक प्रोग्राम भी है, वो भी आप ध्यान रखोगे, मिथेनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम, ये वाला। ये खास उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हर एक साल रहता है, ये PT के अंदर आता एक बार भी नहीं है। ये सब जो टॉपिक है ना, ये हर बार PT में रहता है, आता एक बार भी नहीं है। अब जो अगला टॉपिक है वो है ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। अब तो देखो ये जो ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम है, आपको ज़्यादा भटकना नहीं, बस ये आपको दिए ध्यान रखना है। ये ऐसा प्रोग्राम है जिसमें कन्वेंशनल फ्यूल को हम चेंज कर रहे हैं ग्रीनर से। मतलब कन्वेंशनल फ्यूल जो था ना, और वो भी हार्बर का कौन सा, टग्स का। अब टग्स क्या है, टग्स ना एक तरीके से बोट है, ऐसा बोट है ना जो कि शिप वगैरह में एंटर वगैरह करने में मदद करता है। तो हम क्या कर रहे हैं ना, अब जो ऐसा बोट था जो अभी तक फ्यूल बेस्ड था, फ्यूल से चल रहा था, हम क्या कह रहे हैं, उसको हम ग्रीन फ्यूल के ऊपर लेके आते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इंडिया ने क्या किया है, अच्छा इसमें कुछ सागरमाला प्रोग्राम आपको ध्यान रखना है इंडिया का, ग्रीन प्रोट का इम्फेसिस के ऊपर। अब है कार्बन फार्मिंग, टर्म है न्यूज़ में। कार्बन फार्मिंग क्या होता है, एक ऐसा प्रैक्टिस जो कि ना इम्प्रूव करता है एग्रीकल्चर को, इकोसिस्टम रिस्टोर करता है, और रीजेनरेटिव फार्मिंग जो है ना उसको कम करता है। तो इसको कहते हैं कार्बन फार्मिंग। अब है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैनेजमेंट। ये पॉलिसी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, यूरोपियन यूनियन की। क्या है पॉलिसी में, एक तरीके से कार्बन टैक्स लगाया जाएगा उनके इंपोर्ट पर, अगर वो एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं और वो क्लाइमेट पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा। यानी यूरोपियन यूनियन जो है ना अब सख्त तरीके से ले रहा है भाई, जो उनके रूल को नहीं मानते हैं। तो ये आप ध्यान रखोगे। थोड़ा सा मेरा गर्दन दर्द हो रहा है यार बहुत ज़्यादा आज, क्योंकि आप देख पा रहे हो मैं मतलब आज टैब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब गर्दन ना नीचे झुकते, तो मेरे को आदत नहीं थी टैब के पढ़ाने ऊपर, मेरे को बोर्ड की आदत थोड़ी, वाइट बोर्ड की। पहली बार मैं टैब के ऊपर पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब गर्दन ना बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है मेरा। अब ऐसा लग रहा है कि ये वाला लेक्चर जो है वो दूसरे वीडियो के अंदर कवर करें, लेकिन मैं फिर भी अभी कवर करूँगा इसको पूरा। देखो अगला जो है वो है किलिंग कर्व। अभी किलिंग कर्व के बारे में ना आप बस इतना ध्यान रखोगे कि जो एटमॉस्फेरिक CO2 है, कहाँ से, मोना लोआ से, ये वाला, उसका एक रिकॉर्ड है किलिंग कर्व। यानी जो भी एटमॉस्फेरिक CO2 है मोना लोआ में, उसका रिकॉर्ड है। अब ये मोना लोआ क्या है, तो एक वोल्केनो है, और वो भी दुनिया का लार्जेस्ट, जो कि कहाँ पर है, हवाई आइलैंड में। तो ये ध्यान रखोगे। अब एक है ग्रीन प्रीमियम, जिसको आप ग्रीनियम भी कहते हो। ग्रीन प्रीमियम क्या है एक्चुअली में, एक ऐसा एडिशनल कॉस्ट जो कि ना हम क्लीन टेक्नोलॉजी को ना चुनने के ऊपर, हम जब ग्रीन हाउस गैस वगैरह के ऊपर हम क्लीन टेक्नोलॉजी चुनते हैं ना, उसके लिए एक ग्रीन प्रीमियम लाया गया है, ये आप ध्यान रखोगे। अब एक है टील कार्बन। टील कार्बन ऐसे कार्बन को कहते हैं जो कि ना नॉन टाइडल फ्रेश वाटर वेटलैंड के अंदर स्टोर होता है। और ये कहाँ पर हुआ, ये पहली बार, मतलब ये केओलादेव नेशनल पार्क के अंदर ये किया गया है। 5 टाइप के कार्बन है, फिर से वही हाइड्रोजन जैसा था ना, वैसे ही आप कार्बन का भी ध्यान रखोगे, कलर कौन से कार्बन को क्या कहते हैं, ठीक है। अब एक है RCP। RCP क्या है, रीजेनरेटिव कंसंट्रेशन पाथवे। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ। वाटर क्रेडिट, जैसा आपने पढ़ा था कार्बन क्रेडिट, उसकी तरह ही
क्या है, वाटर क्रेडिट है। और जैसे कार्बन क्रेडिट आपने पढ़ा था ना, सेम मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म इसका भी है, यानी कि वाटर में भी हम ऐसी फैसिलिटी लागू कर रहे हैं। अब है बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट, नाम से ही क्लियर हो रहा होगा, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए जो क्रेडिट वगैरह दिया जाएगा ना कंपनीज को, उस क्रेडिट को हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी क्रेडिट। अब है ग्लोबल जियो इंजीनियरिंग, मतलब ये एक्चुअली में क्या हुआ है ना, एक चीज़ पता चली है कि जो एक तरीके से ग्लेशियर के चारों तरफ जो क्लाइमेट सिस्टम है ना, उसमें स्लो हो रहा है मेल्ट ऑफ आइस, मतलब ये वाला। और एक और चीज़ है कि भाई ये स्ट्रेटजी जो हमने अपनाया कि भाई जो मॉडिफिकेशन हम कर रहे हैं किसके अंदर में, क्लाइमेट सिस्टम में, जो ग्लेशियर के चारों तरफ है, किस लिए, ताकि जो आइस है ना वो मेल्ट ना हो, स्लो मेल्ट नहीं हो रहा है, ध्यान रखना, आइस जो है ना वो मेल्ट ना हो, उसके लिए हम कुछ रूल अपना रहे हैं। अब एक टेक्नोलॉजी का नाम है बेसल हाइड्रो इंटरवेंशन। इसी टेक्नोलॉजी के मदद से हम क्या चाहते हैं कि भाई आइस जो है वो मेल्ट ना हो जल्दी, ठीक है। अब ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में है, देखो मैंने क्या कहा आपको, ऑर्गेनाइजेशन और प्लस मैपिंग, इसके लिए ना मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको सारे ऑर्गेनाइजेशन कवर कर दूंगा और सारे मैपिंग कवर कर दूंगा मैं पीटी के, तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेनी है। बाकी यहाँ पर मैं अंडरलाइन कर दिया हूँ आपके लिए, ये वाली चीज़ आप यहाँ पर देख लेना, लेकिन मैं एक अलग वीडियो में इसको कवर करूँगा, ऑर्गेनाइजेशन को और मैपिंग को, तो ये वाला यहाँ पर है। देखो अब बात करते हैं पॉल्यूशन का। देखो पॉल्यूशन में ना मैं तो आपसे यही विनती करूँगा यार, हाथ जोड़कर कह रहा हूँ मैं, आप ना स्टैटिक पढ़ लेना, बिल्कुल स्टैटिक ही किंग है पॉल्यूशन का। एक चीज़ बस करंट से आता है, अगर करंट के अंदर ना कोई केमिकल न्यूज में है जिससे पॉल्यूशन हो रहा है वो आ सकता है, लेकिन जनरली पॉल्यूशन में क्या आता है, उसके सोर्स आता है कि कौन से पॉल्यूशन का क्या सोर्स है, कौन सी डिजीज होती है, ये सारी चीज़ें। तो पॉल्यूशन में ना आप जनरली स्टैटिक की चीज़ें आप ये स्टैटिक में ही पढ़ोगे, यहाँ पर मैंने लिख कर तो दिया है लेकिन आप स्टैटिक में ही पढ़ोगे। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कैसे होगा, फिर एयर पॉल्यूशन के अंदर हम क्वालिटी मैनेज कैसे करते हैं, कौन कौन से गैस को काउंट करते हैं हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर, तो ये सब सारा सारा जो है ना वो एयर पॉल्यूशन में आप देख सकते हो। अब इसमें कुछ न्यूज़ है, ग्लोबल नाइट्रस ऑक्साइड का असेसमेंट रिपोर्ट आया है, किसने पब्लिश किया है, FAO ने और CCAC ने। अब आपको ना N2O के बारे में पता होना चाहिए कुछ कुछ बातें। क्या, N2O जो है ना वो सबसे पहले इंक्रीज हो गया ग्लोबल में 40%। दूसरी बात, N2O का इस्तेमाल कहाँ होता है, एनेस्थीसिया देने में इस्तेमाल होता है, इसी को आप कहें तो लाफिंग गैस। अब एक और जो अगला है टॉपिक वो है फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन। क्या है इसका मतलब, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने कहा है कि सभी के लिए मैंडेटरी है एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल करना जिससे ना हम रिमूव कर सकते हैं सल्फ़र को एमिशन से। मतलब हम सल्फ़र को ना एमिशन से रिमूव करना चाहते हैं, उसके लिए हमने एक सिस्टम बनाया, फ्यूल गैस डिसल्फराइजेशन। अब सल्फेट SO2 के बारे में यहाँ पर दे रहे हैं कि एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर का होता है, ये पंजेट स्मेल जैसा होता है ना, जो एग जैसा, 10th में आपने पढ़ा होगा। इससे स्किन कैंसर हो सकता है, स्किन के अंदर, थ्रोट के अंदर, नोज वगैरह के अंदर ना इरिटेशन वगैरह हो सकता है, एलर्जी वगैरह हो सकता है, ये आप ध्यान रखोगे। अब है वाटर पॉल्यूशन। मैंने फिर बोला पॉल्यूशन हमेशा आप किससे पढ़ोगे, स्टैटिक से, जब तक कि यहाँ पर कोई करंट की न्यूज ना हो। दो यहाँ पर आप ध्यान रखोगे स्कीम को, जो स्कीम में भी हम कवर करेंगे, जल जीवन मिशन और पर ड्रॉप पर क्रॉप। पर ड्रॉप पर क्रॉप जो है वो किस लिए है, तो हम चाहते हैं ना जो हम खेती बाड़ी करते हैं ना, उनमें जो हम सिंचाई करते हैं उसमें ना पानी बर्बाद ना हो, तो हम एक ऐसा प्रिसीजन मेथड लाते हैं जिसमें ना पर ड्रॉप पर क्रॉप का कॉन्सेप्ट हो और हम सिंचाई में ना पानी को बर्बाद ना करें। गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, कुछ कुछ बिल्कुल NCERT लिख रखा है इसके अंदर, 12th क्लास के NCERT के अंदर ये नीरू चेट्टू जो है ना वो आंध्र प्रदेश का एक स्कीम है, और जल जीवन हरियाली ये बिहार का एक स्कीम है। अब जल ही अमृत एक इनिशिएटिव है, लॉन्च किया गया है, किसमें, अमृत 2.0 में। अब ये क्या है एक तरीके से, तो हम ना मैनेज करना चाहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, तो उन्हीं सबको मैनेज करने के लिए जल ही अमृत वाला स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया है। आप इतना ही ध्यान रखोगे और ज़्यादा नहीं। फिर
वाटर रीयूज टेक्नोलॉजी कौन कौन सी है, ये एग्जाम में आ सकता है। विच ऑफ द टेक्नोलॉजी और वाटर रीयूजेबल टेक्नोलॉजी, तो आपने क्या क्या सुना होगा, आरओ सबने सुना है, रिवर्स ऑस्मोसिस, कुछ कुछ और सुन लो आप। देखो, एक है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, एक एमबीआर मेम्ब्रेन बायो रिएक्टर कहते हैं, और एक आजकल जो न्यू चल रहा है वो है इलेक्ट्रोडायलिसिस रिवर्सल, ईडीआर। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो 4 ऐसे मेथड है, 5 ऐसे मेथड है जिसमें हम वाटर को ना रीयूज कर सकते हैं। अब देखो, अगला जो टॉपिक है वो है जल संचय जन भागीदारी। कहाँ से लॉन्च किया गया ये, सूरत से, गुजरात से। ठीक है, अब इसका इस इनिशिएटिव के अंदर एक्चुअली में क्या हुआ है ना, हम पानी को कंजर्व करना चाहते हैं और कम्युनिटी पार्टनरशिप है ये। और कौन सी मिनिस्ट्री इसको देख रही है, जल शक्ति। नाम से क्या क्लियर था इसका, जन भागीदारी, मतलब हम जन भागीदारी करना चाहते हैं किसमें, जल को बचाने में, संचय करने में। सॉरी, अब जरा देखो, अब जो अगला टॉपिक है वो है हमारा यूनाइटेड नेशन वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन कुछ बातें ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, इवोरी कोस्ट जो है ना, उसने ज्वाइन किया है यूनाइटेड नेशन वाटर कन्वेंशन को। अब ये कन्वेंशन क्या कहता है ना, कि आप प्रोटेक्शन आपको करना पड़ेगा अगर ट्रांस बाउंड्री कोई लेक है, कोई वाटर रिसोर्स है, मतलब एक देश से कोई दूसरे देश में कोई लेक है ना, ऐसे लेक में आपको प्रोटेक्शन करना ही पड़ेगा। और ये लीगली बाइंडिंग है। क्या इंडिया इसका पार्टी है, इंडिया इसका पार्टी नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इंडस वाटर जो ट्रीटी है ना, वो इसी के अंदर अलाइंड है, इसी में चल रहा है, मतलब कॉन्ट्रडिक्शन है थोड़ा इसमें। अब है अगला ई फ्लो मॉनिटरिंग, किसका पार्ट है, जल शक्ति का है। क्या करना चाह रहे हैं हम इकोलॉजिकल जो फंक्शन है ना, फ्लोरा का, फोना का, हमारे बॉडी वगैरह में, उसमें ना एक फ्लो रिक्वायर होता है, उसी को हम कह देते हैं ई फ्लो। ठीक है, अब वाटर अवार्ड की बात हुई है। वाटर अवार्ड कुछ बटा है, किसको सबसे बेस्ट मिला है, ओडिशा को बेस्ट मिला है। ठीक है, सूरत गुजरात को बेस्ट अर्बन मिला है। अब ग्लोबल कमीशन ऑफ इकोनॉमिक वाटर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप मारो इसको। बेस्ट मैनेजमेंट की बात करें हम, तो अपना फंड ध्यान रखोगे, कौन सा फंड है, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल फंड। क्योंकि फंड से ना यूपीएससी क्वेश्चन पूछता आया है, किस लिए, बस ये ध्यान रखोगे, टारगेटिंग सेफ एंड सस्टेनेबल एग्रीमेंट केमिकल एंड वेस्ट। ठीक है, इसके लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब कितने टारगेट है टोटल, ये 28 टारगेट है इनमें किया गया है, जिसको बचाना है, इंक्लूड करने से इलीगल ट्रेड को बचाए, हाईली हैजार्डस पेस्टिसाइड जो इस्तेमाल हो रहे हैं ना, उसको बचाए हम 2035 तक। तो ये सब हमने काम किया है। फिर नेक्स्ट जो है वो ई वेस्ट है। ई वेस्ट में भी ना आप ये ध्यान रखोगे, ई वेस्ट कहते किसको है, तो सबसे पहले ऐसा वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक का वेस्ट हो, जिसको रिजेक्ट कर दिया मैन्युफैक्चरिंग ने, जो अभी तक इस्तेमाल में नहीं आया हो और जो इस्तेमाल में ना आना चाहता हो, ना कोई लाना चाहता हो, उसको हम कहेंगे ई वेस्ट। ठीक है, अब ई वेस्ट में ना एक कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि भाई जो प्रोड्यूसर है ये जिम्मेदारी उसकी, जिसको आप कह रहे हो प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई प्रोड्यूसर की जिम्मेदारी है वेस्ट वगैरह रिमूव करना। अगर मान लो कोई खतरनाक मेटल मिल जाता है तो किसकी जिम्मेदारी है, प्रोड्यूसर वगैरह की, तो वो यहाँ पर ये काम करेगा। अब कुछ न्यू रूल भी आया है। क्या रूल है, हमने रिलैक्सेशन दिया है। ठीक है, कुछ टाइमलाइन का, कि भाई आप फिल कर सकते हो अपना रिटर्न कुछ टाइम बाद में, तो वो रिलैक्सेशन हमने दिया है। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो खासा इनको रिलैक्सेशन दे रही है ई वेस्ट मैनेजमेंट एक्ट के अंदर। ठीक है, अब ग्लोबल इफोर्ट की बात करें तो ये फिर से मेंस का टॉपिक है एक तरीके से, कि ग्लोबल ने क्या क्या किया है दुनिया में। अब अगला जो है वो है बैटरी बेस्ड मैनेजमेंट। देखो, हर साल रहता है ये यार पीटी में, लेकिन आता एक भी साल नहीं है। मतलब मैं पिछले साल भी इसको पीटी में देखा था, लेकिन पिछले साल भी नहीं आया। उसके पिछले साल का मैं पीटी बस ऐसे ही पलट कर देख रहा था, उसके पिछले साल पीटी के अंदर भी था। मतलब हर बार ये बुक में है, लेकिन आता नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है इस एग्ज़ाम के लिए, इतना फालतू आपको नहीं पढ़ना है। प्लास्टिक पॉल्यूशन स्टैटिक है, आपको स्टैटिक पर ही ध्यान देना है। और प्लस साइंस इसके अंदर कुछ पढ़ना है, क्या, बायो वाले चैप्टर जो है ना, कि कौन कौन सी प्लास्टिक जो है ना, उसका मोनोमर क्या होता है, ऐसे यहाँ पर आपको लिखा गया है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एनसीईआरटी से। क्यों, एनसीईआरटी जो है ना, बायो के जो चैप्टर है, या
केमिस्ट्री वाले जो चैप्टर है आखिरी वाले 11th के, उसी के अंदर आपको ये वाला मिल जाएगा। ठीक है। अब है माइक्रो प्लास्टिक। सबसे पहले तो ये माइक्रो प्लास्टिक है क्या, देखो छोटे छोटे जो प्लास्टिक के पीसेस होते हैं 5 मिलीमीटर लंबे, ये जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल है, उसको हमने क्या कह दिया, माइक्रो प्लास्टिक। अब माइक्रो प्लास्टिक में भी ना बहुत सारे प्लास्टिक हमने बांट दिए। तो भाई देखो, कुछ तो आप डायरेक्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, लोग कॉस्मेटिक में होते हैं, क्लोथिंग में होते हैं, लेकिन एक होता है सेकेंडरी, जिसका ना हम ब्रेक, मतलब जो एक्चुअली में क्या होता है, प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक का मतलब जो डायरेक्टली माइक्रो प्लास्टिक इस्तेमाल हो गया है, और एक है सेकेंडरी जिसको आपने डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं किया, वो टूटा पहले। जैसे प्लास्टिक की बोतल है, तो प्लास्टिक की बोतल में जो पानी है वो धीरे धीरे प्लास्टिक टूट रहा होगा ना, तो ये वाला यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। अब ये करता क्या माइक्रो प्लास्टिक, तो ह्यूमन ब्लड के अंदर ना, लंग्स के अंदर चला जाता है, मिल्क के अंदर चला जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात, जो माइक्रो प्लास्टिक है वो लेडीज में प्लेसेंटा में प्रेगनेंसी में चला जाता है, और ह्यूमन के ना टेस्टिस के अंदर भी ये चला जाता है। तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर प्लास्टिक ओवर सीट डेज है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, कट करो इसको। मरकरी पॉल्यूशन, आपने मरकरी पॉल्यूशन के नाम पर ना आपको मिनीमाटा वाला जो कन्वेंशन है ना वो पढ़ना है, और मिनीमाटा डिजीज पढ़ना है, जो कि किससे होता है, मरकरी से होता है। क्रॉनिक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जो न्यूरो के अकॉर्डिंग होता है ना, जो ब्रेन में होता है ना, ये उसके अंदर है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है मरकरी पॉल्यूशन में। अब मिनीमाटा कन्वेंशन जो मैंने बोला ना आपको, है स्टैटिक का, ये सब कुछ। पीओपी में भी ना, पीओपी आप जानते हो परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, फंड करता है वही इसको, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी। अब पीओपी ना, पीओपी के अंदर एक कन्वेंशन हुआ था, स्टॉकहोम कन्वेंशन। तो आपको ये बस पता होना चाहिए ये किसके अंदर आता है, और पीओपी से बीमारी कौन कौन सी हो जाती है, लीवर डैमेज होता है हमारा, फर्टिलिटी वगैरह घट जाता है। ठीक है, तो ये अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं जो कह रहा था ना आपको, पॉल्यूटेंट्स इन न्यूज, आपको इसी पर ध्यान फोकस करना है। मतलब आपको ना बाकी सारी चीज़ें तो करनी है स्टैटिक की, लेकिन ये वाला करना है आपको करंट का। देखो क्या क्या, सबसे पहला एक है डेक्थल, इसको डीसीपीए कहते हैं। ये डीसीपीए क्या है, बीड को किल करने का एक पेस्टिसाइड है, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। फिर बिस्फेनॉल ए है, बीपीए कहते हैं इसको। ये क्या करता है, यूज करते हैं इसका हम प्लास्टिक के पैकेज में। ठीक है, लेकिन इसके कुछ हेल्थ के इफेक्ट होते हैं हमारे ब्रेन पर, बायो बिस्फेनॉल ए का। अब जो अगला है वो है PFAS। ठीक है, अब ये क्या करता है, किडनी फंक्शन जो है ना उसको ये इम्पेयर कर सकता है, खराब कर सकता है, डिसरप्ट कर सकता है। और ये वाला जो केमिकल है ना, इसको फॉर एवर केमिकल कहा जाता है, मतलब ये हमेशा से ही रहेगा। क्यों, क्योंकि ना ये इन्वायरमेंट के अंदर ना रह जाता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर रह जाता है, और बहुत स्लोली ये टूटता है, ये जल्दी टूटता नहीं है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फॉर एवर केमिकल। अब कुछ टर्म्स हैं, सॉइल एसिडिफिकेशन। आप जानते हो एसिडिफिकेशन का क्या मतलब है, एसिड बदलना। और आपने पढ़ा होगा pH होता है 0 से लेकर 14 तक, बीच में होता है 7। तो एसिड कौन है, जिसका pH 7 से कम होता है, तो इसका जो pH है ना वो डिक्रीज होता है टाइम के साथ में, ये आपको ध्यान रखना है। इम्पैक्ट वगैरह तो MCQ वो अलग जो बनाएगा ना यूपीएससी, वो अलग चीज़ ही इम्पैक्ट वगैरह में देता है, तो आप वहाँ देख कर ही समझ जाओगे। अब एक है बायो कवर। ठीक है, अब बायो कवर एक्चुअली में क्या है ना, सबसे पहले ना हम लैंडफिल साइट जो होते हैं ना उसके ऊपर हम लगाना चाहते हैं बायो कवर। किस लिए, तो सबसे पहले ऊपर वाला प्लान पढ़ो। देखो, एक सस्टेनेबल अप्रोच है, किसका, माइक्रोबियल मीथेन ऑक्सीडेशन सिस्टम का, जिसमें हम क्या करना चाह रहे हैं, मीथेन एमिशन को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये ध्यान रखना, बायो कवर जो है वो किसके लिए इस्तेमाल होता है, तो ये टर्म आएगा एग्जाम में, मीथेन एमिशन को बचाने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। अब एक है ग्रास हुपर इफेक्ट। ग्रास हुपर इफेक्ट क्या कहता है कि जो भी टॉक्सिक केमिकल है, जो बर्ड जो डिपॉजिट वगैरह हो गया ना, कहाँ पर, अंटार्कटिक में, तो अंटार्कटिक के अंदर ना इसको जो नाम दिया गया है वो है ग्रास हुपर इफेक्ट। अब जो अगला टॉपिक है वो है एक्वाटिक डीऑक्सीनेशन एंड प्लेनेटरी बाउंड्री। देखो ये इंपॉर्टेंट तो नहीं है ऐसे, लेकिन आपको बस जो अंडरलाइन है ना वो जरूर पढ़ लेना है, जो कि मैं आपको कहाँ भेज दूंगा, टेलीग्राम के ग्रुप में। ठीक है,
अब है प्लेनेटरी बाउंड्रीज। प्लेनेटरी बाउंड्रीज की बात करें ना तो एक फ्रेमवर्क है जो ये कहता है कि भाई लिमिट डिस्क्राइब करो। किसकी लिमिट? ह्यूमन एक्टिविटी की लिमिट, कि जो ह्यूमन का एक्टिविटी है ना उसकी कुछ लिमिट होगी अर्थ सिस्टम की, उसकी लिमिट हमें डिफाइन करो। और ऐसे करके 9 लिमिट हैं जो ना हमें छेड़ने नहीं चाहिए अर्थ वगैरह को, ये इसमें कहा गया है। फिर अगला जो है वो है कार्बोनेटेड कंपनसेशन डेप्थ, CCD कहते हैं। क्या है ये एक्चुअली में? जो वाटर डेप्थ है ना, ऐसा डेप्थ जिसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का सप्लाई इक्वल हो जाए रेट ऑफ डिजोल्यूशन से। मतलब जितना कैल्शियम कार्बोनेट सप्लाई हो रहा है ना उतना ही क्या हो रहा है? डिजोल्व हो रहा है। तो सप्लाई इक्वल टू में डिजोल्व, उसी को आप कह दोगे ये कार्बोनेट कंपनसेशन डेप्थ, CCD। अब एक है हाइड्रोजेल। हाइड्रोजेल क्या करता है? पानी से ना माइक्रोप्लास्टिक को निकालता है, ये इसका काम है। हाइड्रोजेल है क्या? एक नेटवर्क है पॉलीमर वगैरह का हाइड्रोजेल जो है। और वो क्या कहता है, मतलब वो यूनिक क्यों है हाइड्रोजेल? ये देखो, सबसे पहले माइक्रोप्लास्टिक जो होते हैं ना उसको ये अपने साथ ना बाइंड कर सकता है, जोड़ सकता है। और अल्ट्रावायलेट रे जो है उसका ये इस्तेमाल करता है और फाइनली माइक्रोप्लास्टिक वगैरह क्या कर लेता है? वो जोड़ लेता है ये। अब अगला जो टर्म है वो है बायोप्लास्टिक, यानी कि बायो नाम से क्लियर है, एक ऐसा पॉलीमर जो बायोलॉजिकल हो, कहाँ से आ रहा हो? रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा हो, उसको हमने कह दिया बायोप्लास्टिक। अगला जो है वो है स्टील स्लैग। स्टील स्लैग क्या कहता है? एक सॉलिड वेस्ट है। कब निकलता है? जब हम स्टील बनाते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या बात है, इस स्लैग में क्या क्या होता है? कैल्शियम होता है, आयरन होता है, सिलिकॉन होता है और मैग्नीशियम होता है। बस आपको इतनी ही बातें पता होनी चाहिए इसमें। फिर है एरोबायोलॉजी एडवांसेस, इंपॉर्टेंट नहीं है, आप में से वो हटा सकते हो। एक टर्म इंपॉर्टेंट है इसका, क्या? बायो एरोजल क्या होता है? तो देखो, बायो एरोजल में ना बैक्टीरिया आता है, फंगल आता है, पॉलन ग्रेन्स आता है, वायरस आता है। हम एक्चुअली में ना क्या करना चाह रहे हैं, मतलब ये सब टर्म को इकट्ठा कर देना, आपको शॉर्ट नोट्स बना लेना है हर एक टर्म के। उस टर्म्स में ना आपको ये याद होना चाहिए ये किसको कहते हैं, वो किसको कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन होंगे ना इसके बहुत सारे वो टर्म्स के ऊपर होंगे। फिर एक है गैस फ्लेयरिंग। क्या है गैस फ्लेयरिंग? नेचुरल गैस ना ऑयल एक्सट्रैक्शन के समय जब तेल निकाला जाता है उस समय वो अपने आप जलने लगती है, उसी को हम कह देते हैं गैस फ्लेयरिंग। फिर लाइट पोल्यूशन। लाइट पोल्यूशन आपने पढ़ा है भाई, आर्टिफिशियल लाइट जो है ना, आउटडोर लाइट है, उसके एक्सेस सप्लाई से या यूज से क्या हो जाएगा? लाइट का पॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो अगला टॉपिक है वो है बायोबिटुमिन। बायोबिटुमिन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले देखो, यूनियन का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने इसको इनॉग्रेट किया था। कहाँ पर किया इनॉग्रेट? इसको नागपुर के अंदर किया है। इंडिया का पहला नेशनल हाईवे है जो बायोबिटुमिन से बना है। अब ये बायोबिटुमिन क्या होता है ये आपको ध्यान रखना है। तो एक पेट्रोलियम फ्री अल्टरनेटिव है, कि पेट्रोलियम का एक अल्टरनेटिव है जो कि मैन्युफैक्चर होता है ऑर्गेनिक एलिमेंट से। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये बिटुमिन क्या है? एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस है जो कि डिस्टिलेशन से डिराइव होता है। ठीक है, और इसको एडेसिव भी कहा जाता है, मतलब इससे ना चीज़ें भी चिपक सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ मिसलेनियस टॉपिक। वाइट कैटेगरी स्टेटस। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, वाइट कैटेगरी स्टेटस ऐसा कैटेगरी स्टेटस होता है जिसके बाद कोई भी प्रायर परमिशन जो है ना स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का ना ये नहीं लेना पड़ेगा इसमें। और ये कौन से एक्ट में है? एयर एक्ट 1981। तो ध्यान रखना, वाइट कैटेगरी सेक्टर जो है उसको अब कोई भी परमिशन नहीं लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से। तो आखिर ये वाइट सेक्टर कैटेगरी स्टेटस है क्या? तो देखो, नॉन पॉल्यूटिंग है ये, मतलब ये पॉल्यूशन नहीं करता है। और ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है ना वो इस कैटेगरी को देता है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही एक ग्रीन कैटेगरी होती है, ऐसे एक ऑरेंज कैटेगरी होती है और रेड कैटेगरी होती है। बिल्कुल यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है, फालतू की बात नहीं पढ़नी। फिर एमिशन फ्रॉम रॉकेट एंड सैटेलाइट लॉन्च, कि जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं, जो हम सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उससे भी कुछ एमिशन होता है, तो उसका क्या? तो ध्यान रखना, हमने ना क्या क्या एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले एल्यूमिना, जिसको आप एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हो, ये वाला है। फिर ब्लैक सूट है जिसको आप भाई ब्लैक कार्बन भी कहते हो, तो ये वाला है। तो इन सभी में ना हम क्या करना चाह रहे हैं?
एटमॉस्फेरिक इम्पैक्ट को समझना चाह रहे हैं और उसको ना कम करना चाह रहे हैं, आपको ये ध्यान रखना है। अब एनुअल लैंड यूज है, ठीक है, एटलस एक तरीके से इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतना ज़्यादा। फिर अगला है CPCW ऑर्गेनाइजेशन है, मैं आपको अलग से वीडियो के अंदर ये बताऊंगा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। अब यहाँ दोबारा ऑर्गेनाइजेशन आ चुका है, ये फाइनली पूरा का पूरा जो है वो अंडरलाइन तो मैंने कर दिया है, लेकिन ये मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो जो बनाऊंगा उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन और मैपिंग ये पूरा होगा, ठीक है। अब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मैंने आपको क्या बोला, SDG इंडेक्स जो है इंडिया का, उसको कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, ठीक है भाई। अब जब नीति आयोग निकालता है तो हमें पढ़ना क्या है इसके अंदर, तो आपको ना SDG के जो 17 लिस्ट है आपको वो वाला पढ़ना है। SDG नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरीके से ये कौन है, ठीक है। बाकी इसके अंदर कोई और ज़्यादा काम की चीज़ नहीं है। रिपोर्ट में जो भी याद करोगे कौन रिलीज कर रहा है, बस वही। जैसे देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, कौन रिलीज कर रहा है? UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ये वाला। अब चिपको मूवमेंट प्योर स्टैटिक है, 9 से ही आप पढ़ते आए हो ये वाला टॉपिक, या बचपन में ही पढ़े हो, इसलिए इतने मैं नहीं करवा रहा हूँ। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग, ठीक है। ये लग तो रहा होगा आपको इंपॉर्टेंट, लेकिन ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन कुछ आपको बात ध्यान रखना है। क्या? देखो, यूनियन जो मिनिस्ट्री है स्टैटिक्स की, उसने एक रिलीज किया है अपना इशू एनवी स्टैट्स नाम का। एनवी स्टैट्स क्या है एक्चुअली में? इन्वायरमेंटल स्टैटिक्स, ठीक है। लेकिन इसने रिलीज किया है तो इसके भी पूछे जाने के चांस क्या है? कम है। अब इंडेक्स है तो आपको ध्यान रखना है इंडेक्स किसने जारी किया। अब अल्टरनेटिव एनर्जी की हम बात करते हैं कि भाई अल्टरनेटिव एनर्जी क्या क्या है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना, वो भी प्योर क्या है? स्टैटिक है। आप 11th की बुक में देख लो, 12th की बुक में देख लो, दोनों बुक के अंदर ना NCERT में ज्योग्राफी के अंदर ये वाली चीज़ हमें डिस्कस करी गई है। तो यहाँ पर आप फालतू का अपना टाइम वेस्ट मत करो। एक चीज़ आप नोट कर लो करंट के डेटा से कि जो सोलर एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में हो रही है, उसके बाद विंड है, उसके बाद हाइड्रो है, ये 3 चीज़ें। अब एक ट्रांजिशन है जिसको आप कहते हो जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। कब लाया गया था? COP29 में है। एक्चुअली में ट्रांजिशन क्या कहता है कि हम ना नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जाएंगे, हम ट्रांजिशन में जाएंगे, उसी टर्म का नाम है ये वाला। अब अगर मैं बात करूं यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस जो है ना, COP21, COP24 ये सब जो हुआ है, उसके पेरिस एग्रीमेंट वगैरह जो है ना, ये सब हम बात करेंगे किसके अंदर? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जब बात करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर ये बताऊँगा आपको। ये स्टेप इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो, अब आ जाता है ऑफशोर विंड एनर्जी। ये इंपॉर्टेंट है। क्यों? आपको दोनों का मतलब समझना है। आखिर ये ऑफशोर का है और ये ऑनशोर का है। देखो, सबसे पहले ऑफशोर का क्या मतलब होता है? ऐसी एनर्जी जो कि ना समुद्र से, समुद्र वगैरह में हो, पानी वगैरह में हो। और ऑनशोर क्या होता है? जो ना ज़मीन पर हो, मतलब जो लैंड के ऊपर हो, ठीक है। तो ऑफशोर क्या है? जो समुद्र के किनारे हो रहा है या समुद्र के अंदर हो रहा है, वो ऑफशोर है। जो ज़मीन पर हो रहा है वो क्या है? ऑनशोर है। अब आते हैं वापस न्यूज़ पर। इस न्यूज़ में क्या है? सेंट्रल कैबिनेट ने ना एक अप्रूव किया है फंडिंग, जिसको आप कहते हो वायबिलिटी गैप फंडिंग। किस लिए? ऑफशोर विंड एनर्जी के लिए। तो ये ध्यान रखोगे। इसका मिनिस्ट्री कौन सा है? मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। अब नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन करते हैं। क्यों? हमारे देश के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हमारा देश काफ़ी इंपॉर्टेंट, मतलब अलग अलग चीज़ें कर रहा है, उसमें ग्रीन हाइड्रोजन जो है ना, उसके ऊपर फोकस ज़्यादा है। अब ये है क्या? देखो, जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है, सबसे पहले तो ये उसके अंडर में है। फिर स्कीम को इम्प्लीमेंट कौन करेगा? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, ये इसको इम्प्लीमेंट करेगा। अब फंडिंग कहाँ से आएगा? तो 70% जो फंडिंग है वो गवर्नमेंट इंटिटीज का होगा, मतलब वो कैपिटल कॉस्ट के लिए, सॉरी 100%। और जो 70% है कैपिटल कॉस्ट, वो किसके लिए है? नॉन गवर्नमेंट इंटिटीज़ के लिए। यानी कि जो फंडिंग है ना, वो प्राइवेट को भी दिया जाएगा और गवर्नमेंट को भी दिया जाएगा। अब ग्रीन हाइड्रोजन होता क्या है? तो देखो, ऐसा हाइड्रोजन जो कि हम रिन्यूएबल सोर्स से प्राप्त करें।
मतलब हम हाइड्रोजन रिसीव तो कर रहे हैं, लेकिन कौन से सोर्स से? रिन्यूएबल सोर्स से। तो ऐसे हाइड्रोजन को क्या कहोगे आप? ग्रीन हाइड्रोजन कहोगे। बस आपको ये ध्यान रखना है। अलग अलग देखो, फिर से यहाँ कलर दे रखा है, कलर याद होता है तो याद कर लो। जियोथर्मल एनर्जी प्रॉपर स्टैटिक है। आपको क्या याद रखना है? मैप। मैप में ये पता होना चाहिए देखो कौन कौन सा, ये पुग्गा वैली, ये पुग्गा वैली वाला आपको पता होना चाहिए। सोहना, मतलब जियोथर्मल एनर्जी इंडिया में कहाँ कहाँ है, तो देखो पुग्गा वैली, सोहना, ये तुवा पता होना चाहिए आपको, तत्ता पानी पता होना चाहिए, ये सूरज कुंड पता होना चाहिए। तो आपको ना ये 4-5 अगर पता है ना, तो आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर लोगे कि जियोथर्मल एनर्जी इंडिया में कहाँ कहाँ है। अब बात करते हैं अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन का। हम कोल का गैसिफिकेशन कर रहे हैं अंडरग्राउंड में, मिनिस्ट्री ऑफ कोल है इसके अंदर। क्या करते हैं हम? कोल को ना गैसिफाइड करते हैं या फिर केमिकली कन्वर्ट कर देते हैं सिन गैस में, या जिसको आप कहते हो सिंथेसिस गैस। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। क्यों ये मैंने इंपॉर्टेंट बोला? एग्जाम में ना आदत है यूपीएससी की 1 0 कम करके 1 0 बढ़ा कर देने का। 1000 डिग्री टेम्परेचर से ना वो क्या करेगा? 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात करेगा ये। तो अगर 100 देगा, लेकिन रियल में कितना डिग्री है टेम्परेचर? 1000। तो आपको ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंदर नेचुरल फार्मिंग जो है स्टैटिक का टॉपिक है। स्टैटिक में ये पढ़ना, नेचुरल फार्मिंग के साथ में आप कंपेयर करोगे किसको? ऑर्गेनिक फार्मिंग को, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों स्टैटिक के अंदर है, आप ये वाला पढ़ लोगे स्टैटिक में। अगला जो है वो है नेशनल पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम। हम क्या करना चाह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के साथ मिलकर, कि जो पेस्ट सर्विलेंस सिस्टम है ना, वो AI बेस्ड एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और उसी में हम सर्विलेंस रखेंगे। अब इस सिस्टम में एक्चुअली में क्या क्या होगा? तो एक है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे हम? इको फ्रेंडली पोस्ट करेंगे, ठीक है। इम्फेसाइज करेंगे हम बायो पेस्टिसाइड पर और प्लांट ऑरिजिन वगैरह के ऊपर। अब अलग अलग मेथड होते हैं पेस्ट कंट्रोल करने के लिए, ये आपको यूपीएससी अगर देगा भी तो वहाँ पर ऑप्शन से आप समझ जाओगे। फिर फूड बेस्ड इंडेक्स आया, 2 इंडेक्स होता है देखो, एक होता है फूड लॉस इंडेक्स, वो देता है FAO, एक होता है फूड बेस्ड इंडेक्स, वो देता है UNEP। इन दोनों का आपको ध्यान रखना है। फिर है कुछ टर्म्स, कुछ प्रैक्टिसेस जो न्यूज़ में है। पहला है पायरा क्रॉपिंग। पायरा क्रॉपिंग क्या है? उड़ीसा में होता है एक ऐसा मेथड जिसमें हम शॉर्ट टाइम के लिए ना पल्स और ऑयल सीड उसको पहले ही सो कर देते हैं हम। मतलब हम पहले ही जब हार्वेस्ट होने वाला होता है ना धान वगैरह का, उसके पहले ही हम काट देते हैं, मतलब लगा देते हैं किसको? पल्सेस को और ऑयल सीड को। इसके अंदर कोई बीडिंग नहीं होता, कोई इरिगेशन नहीं होता, कोई टिलेज वगैरह नहीं होता है। हाँ भाई, ग्रीन मैन्योरिंग। ग्रीन मैन्योरिंग क्या है? प्लांट जो है ना, जो ग्रो कर रहा है ना एक्चुअली में, उसी को हम कहते, मतलब ग्रोइंग ऑफ प्लांट जो है ना, किसमें से? लेगिमिनियस फैमिली से। मतलब जो पल्सेस वाली फैमिली है ना, उसकी फैमिली की जब बात करेंगे हम, तो वो कौन सी हो जाएगा? ग्रीन मैन्योरिंग। उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। एक चीज़ आपको पता होगा, PM प्रणाम नाम का एक स्कीम है जो कि फर्टिलाइजर के लिए है, बैलेंस्ड यूज के लिए। अब सैंड माइनिंग की बात हो रही है। देखो सैंड माइनिंग में ना आपको ये पता होना चाहिए सैंड माइनिंग माइनर मिनरल है या मेजर मिनरल है। तो आपको ध्यान रखना है, सैंड जो है ना, बालू, वो माइनर मिनरल है, ठीक है। सेकेंड मोस्ट एक्सप्लोइटेड नेचुरल रिसोर्स है। मतलब पानी के बाद अगर देखा जाए ना, तो दूसरा सबसे ज़्यादा एक्सप्लोइट किया जाता है ये नेचुरल रिसोर्स। माइनर मिनरल कहाँ लिखा है? ये MMDR एक्ट के अंदर ये लिखा हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट न्यूज़, इको मार्क आप पढ़ते आए हो, अलग अलग जो मार्क होते हैं स्टैटिक के अंदर, ये उसके अंदर हो जाएगा, इको के अंदर भी, उसमें भी आ जाता है ये इकोनॉमिक्स में। इथेनॉल 100, क्या इथेनॉल 100 के अंदर 100% इथेनॉल है? नहीं, इथेनॉल ब्लेंडिंग कितना है? 92 से 94%। तो यहाँ से खेल सकता है इथेनॉल 100 जो है, क्या वो 100% है? तो नहीं, 100% नहीं है। अब है एक रीटैप, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है, रीटैप जो है वो इंडिया ने और USA ने शुरू किया है। एक वर्चुअल जॉइंट वर्किंग ग्रुप है, ठीक है। किस लिए? क्लीन एनर्जी के लिए, क्योंकि भाई क्लाइमेट हर कोई अच्छा चाह रहा है करना। फिर बायो CNG है। बायो CNG फेमस क्यों हुआ? अभी न्यूज़ में क्या हुआ? इंदौर जो है ना, इंदौर, उसका म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ना, उसने अभी मतलब ना रिपोर्ट ऐसा किया था कि भाई 17,000 किलोग्राम ऑफ बायो CNG जो है ना, उसको हमने कंप्रेस किया है एवरी डे। तो इसीलिए वो न्यूज़ में था। तो आपको बायो CNG पता होना चाहिए क्या है।
बायोगैस का ये कॉम्प्रेस्ड फॉर्म है, प्यूरिफाइड, जिसमें 92 से ना 98% तक क्या होता है, मीथेन होता है। मतलब आग इसमें ना मतलब ठीक पकड़ती है। मीथेन वगैरह जो कंटेंट है ना उसके अंदर, जैसे आप सीएनजी जलाते हो ना, वो एलपीजी जलाते हो ना, वैसे ही आप ये भी जला सकते हो। अब देखो अगला जो है वो है सुपर हाइड्रोफोबिक कैटलिस्ट। फॉबिक का मतलब होता है ना डरना, यानी कि वाटर से ये डर रहा है, हाइड्रोफोबिक है, तो वाटर रेपेलेंट कैटलिस्ट कहेंगे हम। क्या करता है ये बायोडीजल बनाने की जो प्रैक्टिस है ना उसको ये कम कर देता है। ठीक है, अब ये कहाँ से डिराइव होता है ये सब कैटलिस्ट वगैरह, तो बायोमास से डिराइव होता है, क्योंकि भाई बायोमास ही अल्टीमेटली है इसका। बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, कट कर दो इसको, नेक्स्ट बढ़ जाओ आप लोग। क्रिटिकल एनर्जी ट्रांजिशन, इंपॉर्टेंट बस ये चीज़ है, क्रिटिकल एनर्जी किसको कहते हैं। एक होता है रेयर अर्थ मेटल, कौन कौन से रेयर अर्थ मेटल है ये आप जरूर एग्जाम के लिए देख लोगे। अब जो है अगला बायोमास ब्रिक्वेट्स, ये क्या है, एक फ्यूल अल्टरनेटिव है, किसके लिए, पावर के लिए और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के लिए। उसके लिए अल्टरनेटिव हमने क्या दिया है, बायोमास ब्रिक्वेट्स। अब एक पोर्टल खुल गया भाई, परवरिश पोर्टल। इस पोर्टल पर क्या कर जाएगा, अलग अलग इन्वायरमेंटल का सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म होगा कि भाई आप एक ही विंडो पर आओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व इन्वायरमेंट से रिलेटेड। अब ऑर्गेनाइजेशन न्यूज के अंदर है, मैंने आपको क्या कहा, ऑर्गेनाइजेशन की एक मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, एक मैपिंग की बनाऊंगा, तो दोनों इकट्ठा मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अब देखो, अब इसके अंदर ज्योग्राफी आएगा, जो कि आप स्टैटिक में पढ़ रखे हो। जैसे हम टॉपिक देख लेते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट में ना आप स्टैटिक में पढ़ते हो। देखो सबसे पहले अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में ना आप बात करो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रेजिलिएंट आइलैंड स्टेट, IRS कहते हैं इसको। अब इसके अंदर क्या है ना, हम डिजास्टर रेजिलिएंट को सपोर्ट कर रहे हैं, पहली बात ये स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स के लिए। दूसरी बात ये, कब ये लॉन्च किया गया था, COP26 में। ठीक है, जो अभी तक पूरा एक तरीके से मतलब COP26 में लॉन्च तो हो गया, लेकिन फाइनली अचीव तो कुछ नहीं होता, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब है स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट, ये क्या होता है, देखो ये एक ऐसा स्टेट जो सिमिलर होता है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस के लिए, मतलब वो एक जैसे ही होते हैं ना, उनको हमने ये कह दिया, नाम दे दिया एक। अब यूनाइटेड नेशन जो है उसका एक इंपॉर्टेंट ये वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं आता एग्जाम में ऐसे। मेरीन हीट बेज आप किसमें पढ़ोगे, स्टैटिक में पढ़ोगे, हीट बेज अच्छे डिटेल से पढ़ते हैं। साइक्लोन आप किसमें पढ़ोगे, स्टैटिक के अंदर पढ़ोगे, साइक्लोन वगैरह के बारे में। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन, टॉर्नेडो, ये भी ज्योग्राफी के अंदर में आप पढ़ते हो। ज्योग्राफी के टीचर से बड़े अच्छे से आप समझ लेना ये वाला, जब आप पढ़ोगे किसमें, अपने ज्योग्राफी के बुक में पढ़ोगे। अगला है ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड। क्या है इसका मतलब, कि जो ग्लेशियल लेक था, ठीक है, जो मतलब एक तरीके से ग्लेशियर से बनता है, उसमें ना आउटबर्स्ट जो फ्लड होता है ना, उसको हम एक तरीके से ना रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमने क्या देखा है कि भाई जो ग्लेशियल लेक है वो अपना सरफेस एरिया ना बढ़ा रहा है, पहले इतना था अब इतना कर लिया सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑयल स्पिल। ऑयल स्पिल में ना आप बस टर्म देखना, ऑयल स्पिल किसको कहते हैं, तो ऐसा ऑयल जो लिक्विड पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन जो है ना उससे रिलीज हो जाए इन्वायरमेंट के अंदर और ह्यूमन एक्टिविटी के कारण हो, उसी को हम क्या कह देंगे, ऑयल स्पिल। जैसे ये ऑयल फैल जाना, जैसे एक्सीडेंट हो गया, ये कुछ भी हो गया, तो उसी तरीके से। लैंडस्लाइड आपको स्टैटिक में पढ़ना ये पूरा, ठीक है, इससे पढ़ने को कोई फ़ायदा नहीं है। वेदर फोरकास्टिंग में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, लोकलाइज्ड वेदर फोरकास्ट भी हो रहा है आजकल। कैसे, जो ग्राम पंचायत लेवल तक ही हो गया वेदर फोरकास्टिंग, जिसमें ना SMS अलर्ट दिया जाएगा पंचायत को, किसके बारे में, अगर कोई साइक्लोन आएगा तो उसके बारे में, हैवी रेनफॉल आएगा तो उसके बारे में। ठीक है, कौन से मिनिस्ट्री के अंदर में, ये पंचायती राज, IMD और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, अब एक टर्म है कॉज इट फ्लोज, ये टर्म आ सकता है। ये टर्म क्या है, एक ऐसा सिस्टम है
जो कलेक्ट कर रहा है कोई डेटा, किस लिए? फ्लड फोरकास्ट के लिए। मतलब जो फ्लड फोरकास्ट है ना, बाढ़ आ जाना, उसके लिए ये एक सिस्टम बनाया है जिसको हमने कह दिया है कॉज इट फ्लॉज, साउथ का ही है। ठीक है। अब है ड्राउट अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी ड्राउट मतलब सूखा पड़ जाना, तो उसके लिए एक वार्निंग सिस्टम बनाया गया डिजिटल मॉनिटर करने के लिए, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर पोलर कपल्ड एनालिसिस, ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना बस ये, इस प्रोजेक्ट को किसने लॉन्च किया? WMO ने, मतलब WMO ने इसको लॉन्च किया। किस लिए लॉन्च किया? वेदर फोरकास्टिंग के लिए। मतलब किसमें? आर्कटिक में और अंटार्कटिक में, इन दोनों के अंदर हम करेंगे वेदर फोरकास्टिंग, और उसके लिए WMO ने इसको लॉन्च किया है। अब कुछ और रिलेटेड न्यूज़, जैसे है पैरामेट्रिक इंश्योरेंस। पैरामेट्रिक इंश्योरेंस क्या होता है? एक ऐसा इंश्योरेंस जो कि ना प्रोबेबिलिटी लॉस का नहीं है, वो बस ये कह रहा है कि भाई देखो इस तारीख को ये आएगा, मतलब साइक्लोन आएगा, तो वो ना बस अकरेंस की बात कर रहा है। मतलब पैरामेट्रिक इंश्योरेंस ऐसे दिया जाता है कि भाई आपको कोई लॉस होगा तो नहीं दिया जाएगा, कुछ अकर होने वाला है, कुछ होने वाला है, अगर वो हो गया ना तो आपको मिलेगा, वरना आपको नहीं मिलेगा पैसे। फिर है रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन फंडिंग विंडो है। ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला, काट दो इन सबको, फालतू का ये बकवास है। फिर फ्लड वॉच इंडिया किसने स्टार्ट किया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने। क्या है ये? डेवलप किसने किया है? सेंट्रल वाटर कमीशन। क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये? फ्लड के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है, नाम से ही क्लियर था हमारा ये। फिर है अगला जो है वो है अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर ऑल इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव को ना IMD का जो चीफ है ना, उसने क्या कहा है, इंडिया जो है ना वो हेल्प कर रहा है नेपाल को, मॉरिशस को, मालदीव को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को। किस लिए? उनका खुद का सिस्टम बनाने के लिए। ठीक है, आप कहोगे तो मैं भाई एक तरीके से ये जो सिस्टम, जो भी इसमें अलग अलग टर्म्स है ना, वो एक बार बाद में भी मैं टर्म्स की अलग वीडियो बना दूंगा वो। अब एक है एक्सरसाइजेज आइका करके। क्या ये एक्सरसाइजेज आइका? इंडियन आर्मी के लिए है ये। ठीक है, इंडियन आर्मी और डिजास्टर मैनेजमेंट, ये दोनों मिलकर एक्सरसाइज एक तरीके से कर रहे हैं। किस चीज़ का एक्सरसाइज है ये? हम प्रिपेयर होना चाहते हैं डिजास्टर को लेकर। तो ये कन्फ्यूजन में रह सकता है, अगर आप एग्जाम में आ गए तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं। फिर ऑर्गेनाइजेशन है, हम इस ऑर्गेनाइजेशन को एक अलग वीडियो में करेंगे। अब फाइनली जो भी ज्योग्राफी का टॉपिक है ना, उसको आप ज्योग्राफी के टॉपिक में ही करना। सारे ज्योग्राफी के जो टॉपिक है ना वो ज्योग्राफी से ही होंगे। अलीनो, लानीना, एंसो, नॉर्वेस्टर, ये सब जितने भी है ना, ये सब के सब ज्योग्राफी के टॉपिक है। ठीक है, इंडियन ओशियन के फीचर्स वगैरह। तो आप ना ज्योग्राफी वाले टॉपिक जो है ना उसको इसमें मिक्स मत करना, जो उसके जो छोटे छोटे टर्म्स हैं वो आप ज्योग्राफी में समझ सकते हो। तो देखो क्या रह गया हमारा, ज्योग्राफी वाले टॉपिक जो आपका काम रहा इसके अंदर करने का। ज्योग्राफी में जितने भी टॉपिक दे रखे हैं इसमें, वो पहले आप जियोग्राफी कंप्लीट करो, उसके बाद वो टॉपिक देखोगे, अपने आप समझ आ जाएगा। और एक जो इसके अंदर रह गया है वो क्या रह गया? देखो ये मेंटल सब ज्योग्राफी के स्टैटिक के टॉपिक यहाँ पर दे रखे हैं। प्लेसेस इन न्यूज़ रह गया इसके अंदर। अगले वीडियो के अंदर एक ऐसी मैं वीडियो बनाऊंगा, अगले 2 वीडियो के अंदर वो आ जाएगा, जिसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन और प्लस प्लेस इन न्यूज़, इन दोनों को मैं अच्छे से कवर कर दूंगा मैपिंग से। ठीक है, और बाकी और जो भी आपके उसके अंदर डाउट वगैरह होंगे, मतलब वो अगर जैसे आज का जो टॉपिक था उसमें इन्वायरमेंट में ना आपको बहुत ज़्यादा ये वाला नहीं देखना है, क्योंकि बहुत वेग करंट अफेयर होता है, ये बहुत ज़्यादा मैच नहीं करता इन्वायरमेंट का। जितना स्टैटिक मैच करेगा ना उतना करंट अफेयर मैच कभी नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखना। तो आपको ना प्लेसेस इन न्यूज़ पर ध्यान देना है, जो हम अगली वीडियो में करेंगे। और एक और अगली वीडियो में करेंगे हम प्लेसेस न्यूज़ के अलावा जो भी एनिमल या जो भी चीज़ न्यूज़ के अंदर था ना, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी न्यूज़ वगैरह में था ना, वो हम इसके अंदर करेंगे। आपका काम क्या रहेगा, आप ज्वाइन कर लो हमारे टेलीग्राम चैनल को। उस टेलीग्राम चैनल के अंदर ना मैं ये PDF डाउनलोड ये भेज दूंगा, इसमें अंडरलाइन मैंने कर रखा है कौन सा इंपॉर्टेंट इसके पॉइंट है। वहाँ से अपना शॉर्ट नोट्स बना लेना, अपने 2-3 पेज में मुश्किल से बन जाएगा, क्योंकि मैंने अंडरलाइन कर दिया है ना, तो अब बन जाएगा। जैसे मैं पिछले अभी तक वीडियो तक ना मैंने आपको बोर्ड पर दे रखा है ना सारी चीज़ें, तो उसी तरीके से बन जाएगा। एक और चीज़ यार, यहाँ पर इको में ना
मैंने जो वीडियो बनाई थी पहले बोर्ड के ऊपर, उसमें एक पार्ट मैंने बनाया था जो आपका मेन इंपॉर्टेंट था 5-6 चैप्टर का। 6 चैप्टर की वीडियो अभी नहीं आई थी, लेकिन उसके लिए ना मैंने लिख कर रखा था बोर्ड के ऊपर। लेकिन फाइनली क्या हुआ कि भाई वीडियो नहीं बन पा रही थी मेरे फ़ोन से, तो फिर फ़ोन थोड़ा ख़राब हो गया, तो मुझे सर्विस सेंटर वगैरह में उसको देना पड़ा। तो मैं वो भी वीडियो अब जल्दी ही डाल दूंगा। तो अब क्योंकि मैंने अब टैब भी ले लिया है, तो अब ना वीडियो हम जल्दी ही डालते रहेंगे। जो भी नोटिफिकेशन भी आएगी वो भी हम कवर कर लेंगे, और जो भी कुछ स्ट्रैटेजी होगा या कुछ भी आपके काम की चीज़ होगी, रिवीजन करवाना होगा, आप जो कहोगे हम वो डिस्कस यहाँ पर कर लेंगे। तो यार मिलते हैं आपसे। आप बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चैनल को अगर वीडियो, और पिछली वीडियो हमने पॉलिटी की वीडियो बना दी है, इकोनॉमिक की वीडियो बना दी है, वो जाकर PT 365 की वीडियो आप देख लेना।